हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वाइन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो, आज आपका जो भी सीए इंटर का जीएसटी का रिवीजन चल रहा था, तो आज का जो सीरीज रहेगा, आज का पार्ट में रहेगा आपका आईटीसी चैप्टर, जो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर। दूसरा उसके रिलेटेड है पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, तो इसीलिए हम इसको दोनों को एक बार में कंप्लीट कर देंगे। जितना भी टाइम लगने दो, हम आज खत्म कर देंगे ये दोनों चैप्टर को। और एक बात है, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए बिना कोई देरी से। तो चलो शुरू करते हैं। और एक बात है, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारा वीडियो आ रहा है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं आईटीसी चैप्टर, जो सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं आईटीसी चैप्टर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको बोलते हैं, आईटीसी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जीएसटी प्रोमिजेस सीमलेस क्रेडिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंटायर सप्लाई चेन में, सम एक्सेप्शन लाइक सप्लाई चार्ज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो यहाँ पे जीएसटी का जो मेन पर्पज था, जीएसटी आने का तो मेन पर्पज था कि वहां पे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट होगा, मीन्स क्रेडिट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए मेन आया था जीएसटी। तो उसके लिए है, आपको जीएसटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आईटीसी मिल जाएगा। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कंपोजिशन लेवी में नहीं मिलेगा आईटीसी। दूसरा है एग्जेम्प्टेड सप्लाई के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है। बाकी अदर जो भी सप्लाईज के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, बट कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे इनपुट किसको बोलते हैं, तो इनपुट मीन्स जो भी प्रोसेसिंग में जाता है या प्रोडक्शन में जो भी जाता है, उसको बोलेंगे इनपुट। जैसे परचेज, उसको भी हम इनपुट बोल सकते हैं। तो इनपुट मीन्स गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मीन्स जो भी हम सप्लाई में यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे इनपुट, बट वो कैपिटल गुड्स नहीं होना चाहिए। कैपिटल गुड्स मीन्स जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करते हैं, जैसे कोई भी लैंड, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सर, बिल्डिंग, वो सब होता है आपका कैपिटल गुड्स। उसको छोड़कर जो भी सब रहेगा उसको इनपुट बोलेंगे। बट इनपुट मेनली आपका यूज होता है किसमें, प्रोसेसिंग में यूज होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग में यूज होता है एंड बिजनेस में यूज होता है। उसके बाद इनपुट टैक्स किसको बोलते हैं, तो इनपुट के ऊपर जो भी टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट के ऊपर जो भी टैक्स देते हैं, जैसे टैक्स आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जो भी सब टैक्स पेमेंट करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन जो भी पेमेंट करता है जब परचेज करेगा, तो जो भी पेमेंट करेगा उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, परचेज के ऊपर जो भी टैक्स रहता है। एंड इंक्लूड्स जो भी टैक्स पेड ऑन आरसीएम बेसिस। तो आरसीएम में जो भी आप टैक्स पेमेंट करते हैं उसको भी इनपुट बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आईजीएसटी जो भी चार्ज होता है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो आईजीएसटी जो भी आप चार्ज होता है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, जब आप इंडिया के बाहर कोई भी परचेज करके लाते हैं इंडिया को, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। एंड इम्पोर्ट के ऊपर जो भी टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं आईटीसी मिलेगा, एंड इनपुट टैक्स उसको भी बोलते हैं। बट उसमें कंपोजिशन लेवी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपोजिशन लेवी एंड एग्जिम सप्लाई के ऊपर कोई भी यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसको इनपुट नहीं बोलेंगे, इनपुट टैक्स। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाई किसको बोलेंगे, तो टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ व्हिच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी लेविएबल होता है सीजीएसटी एक्ट में, तो सीजीएसटी एक्ट में जो भी लेविएबल होगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई इसको बोलेंगे। उसके बाद एक आईजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट का एक सेक्शन नंबर 16 है। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 है, जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स आपका वो आईजीएसटी एक्ट का है, बट आपके सिलेबस में आईजीएसटी एक्ट नहीं है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो रेटेड सप्लाई इंपोर्टेंट है, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, बट आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, आपको आईटीसी मिल जाएगा। जैसे अगर देखेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई मीन आप जो भी सप्लाई करते हैं किसको, एसीजेड को। एसीजेड मीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो भी आप सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। एंड एसीजेड को आप लोगों को पता होगा, वो इंडिया का पार्ट है, बट वो स्पेशल जोन एक होते हैं। ठीक है, एंड उसको अगर सप्लाई करेंगे तो जैसे आपको लगेगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एसीजेड में जो भी यूनिट जो भी वो प्रोडक्शन करता है वो सब एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट उससे होता है, तो इसलिए अगर उसको भी कोई भी सप्लाई करोगे तो उसको बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। मीन जीरो रेट है, जीरो रेट मीन्स कोई भी टैक्स नहीं है। तो जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स एक्सपोर्ट अगर करोगे या अगर सप्लाई करोगे किसको, एसीजेड डेवलपर या एसीजेड यूनिट। ठीक है, एसीजेड डेवलपर मीन्स जो भी डेवलप कराता है, एसीजेड में जो भी डेवलप कराता है। जैसे अगर देखें प्रमोटर, मीन्स वो बिल्डिंग डेवलप करता है, लैंड डेवलप करता है, वैसे एसीजेड में डेवलपर होते हैं, तो वही प्रमोटर जैसे हैं। बट एसीजेड यूनिट मीन्स वहाँ पे यूनिट है, वो जो एक कंपनी उसको यूनिट ही बोलते हैं। ठीक है, वहां पे आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि वो आईजीएसटी एक्ट में कवर होता है ना, तो वहां पे आईजीएसटी का क्रेडिट अलाउड हो जाता है। जो भी वो इन्वायरमेंट परचेज करते हैं यूज करने के लिए जीरो रेटेड सप्लाई में, जो भी वो परचेज करेगा कहाँ पे, वो जो जीरो रेटेड सप्लाई में, वो अगर उसको एंगेज होगा एंड उसको वो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व करेगा, तो वहां पे उसके ऊपर आईजीएसटी क्रेडिट मिल जाता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन था, क्योंकि हम इसमें डेफिनेशन चैप्टर नहीं रखे हैं। जो भी इंपोर्टेंट डेफिनेशन जिस चैप्टर के रिलेटेड उस चैप्टर में डाल दिए, जिससे आपको एक डेफिनेशन अलग से चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो भी इंपोर्टेंट है उसको आप
पढ़ लेना। और एक एडवांटेज है कि अगर डेफिनेशन चैप्टर पढ़ने के बाद भी जब कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो वहां पे कुछ डेफिनेशन पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका नॉलेज यहाँ पे आ गया है कि आईटीसी चैप्टर के रिलेटेड, बट अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं वहां पे डेफिनेशन चैप्टर में, उसके बाद अगर यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा डाउट तो आएगा। तो इसलिए एक साथ मैं डाल दिया हूँ सब कुछ। तो डेफिनेशन चैप्टर हट गया है, उसका जो भी पेजेस है जैसे 20 पेजेस वो तो आपका सेव हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं काटे हैं, कंटेंट जो भी सब कुछ है, बट हम कैसे अच्छे से आपको प्रेजेंटेटिव किए हैं जिससे सब प्रोविजन है बट आपका कंटेंट कम हो गया है। ठीक है, तो चलो सेक्शन नंबर 16 है आपका एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। तो यहाँ पे हम मेनली 3 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 16, 17, 18। सेक्शन नंबर 16 है कंडीशन क्या है आईटीसी के लिए, एंड आपका एलिजिबिलिटी वही है। एंड दूसरा सेक्शन नंबर 17 है आपका अलोबिलिटी एंड डिसअलाबिलिटी। ठीक है, वहां पे ब्लॉक रेडिनेस सेक्शन नंबर 17 में है। ठीक है, अपॉर्चन एंड यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है सेक्शन नंबर 17 में। एंड सेक्शन नंबर 18 में है आईटीसी इन स्पेशल केसेस। एंड उससे पहले क्या क्या सेक्शन हम पढ़ेंगे, तो सेक्शन अगर देखेंगे आपका सेक्शन नंबर 7 है सप्लाई है, सेक्शन नंबर 8 है मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, सेक्शन नंबर 9 है लेवी ऑफ जीएसटी, सेक्शन नंबर 10 है कंपोजिशन लेवी, सेक्शन नंबर 11 है आपका एग्जाम्पशन, सेक्शन नंबर 12 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 13 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 14 नहीं है सिलेबस में, 15 है वैल्यूएशन, उसके बाद 16 यहाँ से शुरू हो जाता है, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21 नहीं है आपके सिलेबस में। उसके बाद हम गए थे इनवॉइस चैप्टर। इनवॉइस चैप्टर में सेक्शन नंबर 31 था टैक्स इनवॉइस, 31 है फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट, 32 है अनऑथराइज कलेक्शन को वो प्रोहिबिट करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 33 है आपका टैक्स अमाउंट शुड बी इंडिकेटेड सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस। उसके बाद सेक्शन नंबर 34 है आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद हम आईटीज पढ़ेंगे आज, उसके बाद जाएंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर जो कि सेक्शन नंबर 49 होता है। ठीक है, आपका पूरा हो जाएगा, सेक्शन नंबर पूरा हो जाएगा, आप ओनली क्लास करिए तो आपका सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद चलो यहाँ पे every registered person shall entitled to credit of ITC जो भी input tax charge on any supply by him which is used or intended to be used in the furtherance of business and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन वो जो भी सप्लाई करता है एंड वहाँ पे वो अगर कोई परचेज किया है तो परचेज के ऊपर जो भी टैक्स दिया है तो उसको वो सेल्फ एसेस बेसिस में क्रेडिट कर सकता है। एंड वो क्रेडिट अमाउंट कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कितना टाइप्स का आपका लेजर है वहां पर पढ़ेंगे, बट जो भी आप परचेज के ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं तो उसको आप आईटीसी ले सकते हैं, प्रोविजनल बेसिस नहीं है, सेल्फ एसेस बेसिस में, एंड वो वहां पे जाकर डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है, जो भी आप पेमेंट करते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस में 3 टाइप्स का लेजर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर। उसके बाद है no registered person shall be entitled to credit of any ITC in respect of any supply unless his possession of the invoice, debit note, self invoice, bill of entry और revised invoice issued by IST। तो यहाँ पे कोई भी टैक्स पेयर वो आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा अगर उसके पास इनवॉइस नहीं है, मीन्स पोजीशन नहीं है, इनवॉइस नहीं है, या इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, या आपका बिल ऑफ सप्लाई है, आईएसडी इनवॉइस है, सेल्फ इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई मीन्स डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए, पहला कंडीशन है। उसका दूसरा कंडीशन है कि वो जो भी डिटेल्स ऑफ द डेबिट नोट क्रेडिट नोट कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट बाय द सप्लायर इन द स्पेसिफाइड मैनर। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे सप्लायर रेसिपिएंट को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, सप्लायर रेसिपिएंट को कम्युनिकेट करेगा, ये पिछले साल नया पॉइंट आया था। वो कम्युनिकेट करेगा जो भी डिटेल्स सब कुछ वो कम्युनिकेट करेगा किसको, ये आपका रेसिपिएंट को कम्युनिकेट करेगा। अगर कम्युनिकेट नहीं करता है, जितना कम्युनिकेशन करेगा तो उतना अलाउ हो जाएगा आईटीसी, जितना कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद है वो रिसीव करेगा फुल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो रिसीव करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। बस अगर देखेंगे बिल टू शिफ्ट मॉडल, ठीक है, बिल टू शिफ्ट मॉडल में क्या होता है, वहां पे ऐसे होता है, ए कल भी पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में, तो यहाँ पे ए बी के साथ एग्रीमेंट होता है, उसके बाद बी ए को बोल देता है कि मेरे बदले आप सी को यहाँ पे क्या करिए, सप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ बिल टू शिफ्ट मॉडल में हम यहाँ पे एक्चुअली ये कॉन्सिडरेशन इसको हम मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि गुड्स ये सी रिसीव करा है गुड्स, बट बी रिसीव नहीं करा है, बट बी के हाथ में उसको सप्लाई मानेंगे। तो बिल टू शिफ्ट मॉडल के केस में अगर भी जो थर्ड पर्सन गुड्स रिसीव नहीं किया है तो भी यहाँ पे उसको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि वो टैक्स पेमेंट करता है, बी यहाँ पे टैक्स पेमेंट करता है, बी के डायरेक्शन में सी को मिलता है, तो इसलिए बी को यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। मेंस यहाँ पे मेन जो कंडीशन है कि गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करना चाहिए, बट बिल टू शिफ्ट मॉडल में अगर भी वो रिसीव नहीं किया होगा तो भी उसको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बोला है goods delivered third party on the direction of the registered person, so ITC shall be available to the registered person whom order the goods are delivered to the third person। जिसके ऑर्डर में जाता है उसको हम सप्लाई मानेंगे उसके हाथ में, वो टैक्स पेमेंट करेगा, आईटीसी उसको मिल जाएगा। उसके बाद है इस बार नया एक पॉइंट आया है जो भी ग्रीन में है वो सब अमेंडेड पार्ट है, एंड अगर कोई भी डाउट चाहिए तो आप अमेंडमेंट क्लास रेफर कर सकते हैं। उसके बाद द डिटेल्स ऑफ द आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 38 नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो उसके बाद सेक्शन नंबर हम पढ़े थे यहाँ पे इस पॉइंट के रिलेटेड, यहाँ पे ये पॉइंट था कि उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, 37 में बोला है कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे उसके रिलेटेड ये अमेंडमेंट आया है कि
अगर वो 38 में कम्युनिकेटेड हो जाता है, क्योंकि 38 आपका नया सेक्शन आ गया है जहाँ पे वो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट चला जाएगा रेसिपिएंट के पास। जब सप्लायर यहाँ पे GSTR 1 में डिटेल सब कुछ भरेगा तो वहाँ पे रेसिपिएंट के पास चला जाएगा। एंड अगर वो रेसिपिएंट के पास चला जाता है तो हम जानेंगे कि ये कम्युनिकेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो जाता है, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। मीन्स ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये पॉइंट का एक्सेप्शन है। ऊपर वाला पॉइंट में मना कर रहा है, वहाँ पे ITC नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ITC मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपका सेक्शन नंबर 38 आ गया है जहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कम्युनिकेट हो जाएगा रेसिपिएंट को, ठीक है, ऑटोमेटिकली रेसिपिएंट को कम्युनिकेट हो गया है। एंड इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, आपका रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सेक्शन नंबर 38 नया सेक्शन आया है, ठीक है। एंड अगर आपको ज्यादा समझना है तो आप जा सकते हैं हमारा, इसमें ज्यादा कुछ बहुत बात नहीं है, बट अगर ज्यादा भी आपको समझना है तो आपका अमेंडमेंट क्लास देख लेना। उसके बाद है दी टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई हैज बीन एक्चुअल पेड टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर टैक्स पेमेंट नहीं करता है तो वहाँ पे ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन कितना हो गया है, 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन क्या क्या है, पहले तो उसके बाद डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी है टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, IT इनवॉइस है, या डेबिट नोट है, या उसके पास सेल्फ इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई, सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद गुड्स रिसीव करना चाहिए, उसके बाद कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता है तो वहाँ पे भी सेक्शन नंबर 38 है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद और क्या है, टैक्स पेमेंट करना चाहिए, उसका रिटर्न भी फर्निश करना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो उसके बाद उसको ITC मिल जाएगा, ठीक है। 6 कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वहां पे उसको ITC नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 16 कंडीशन फॉर अवेलिंग ITC, ठीक है, कंडीशन है अवेल करने के लिए ITC, ठीक है। उसके बाद अगर गुड्स, जो भी बोला था, गुड्स रिसीव करना चाहिए, बट अगर गुड्स रिसीव होता है इंस्टॉलमेंट में या लॉट्स में अगर रिसीव होता है, तो जब लास्ट लॉट्स रिसीव होगा या इंस्टॉलमेंट जब लास्ट रिसीव होगा तो वहां पे उसको ITC मिलेगा, ठीक है। जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो वहां पे ITC उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ITC मिल जाएगा। उसके बाद है अगर कोई भी कैपिटल गुड्स, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी कैपिटल गुड्स के ऊपर, तो वो अगर डेप्रिसिएशन ले लेता है तो वहां पे उसको नहीं मिलेगा ITC, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन नहीं तो ITC दोनों नहीं ले सकते हैं साइमल्टेनियसली, आइदर ITC और आपको क्या लेना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम क्लास में समझाए थे, ज्यादा बेनिफिट क्या रहेगा, ITC ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ITC ले सकता है, अगर डेप्रिसिएशन ले चुका है तो वहां पे उसको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा। ये डिप्रिसिएशन कौन सा एक्ट के हिसाब से, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा, जैसे 15% रहता है वहां पे अनडब्ल्यूडीबी मेथड में। उसके बाद है द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना है जब तक आप ITC क्लेम कर सकते हैं, तो वही है जो पहले था, सितंबर मंथ का, नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट विच इज एनुअल। तो वो जो सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न था उसको काट दिया है, अभी डायरेक्ट बता दिया है कि वो हो गया है आपका नवंबर 30 और एनुअल ड्यू डेट जो भी है उसका ड्यू डेट क्या होगा एनुअल रिटर्न का, तो वो रहेगा December 31 नेक्स्ट ईयर का। ये सब है, ये दोनों नेक्स्ट ईयर फिर चालू है। एंड यहाँ पे अमेंडमेंट है, वही अमेंडमेंट होके हो गया है कि 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर मींस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। उसके बाद और एक सेक्शन है जो कि नया सेक्शन आया है, जो कि सेक्शन नंबर 41 है, अवेलेबल ऑफ ITC, सेक्शन नंबर 41 ऑफ द CGST एक्ट। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 41 और एक सेक्शन यहाँ पे आया है जो कि ये मींस रिटर्न चैप्टर में आता है, बट वो ITC चैप्टर के रिलेटेड, जहाँ पे आप ITC अवेल कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे बताया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंटाइटल्ड टू अवेल क्रेडिट of eligible tax as a self assessed in his return and such amount shall be credited to the electronic credit ledger। वही है सेक्शन नंबर 16 के साथ सेम है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वो जो भी पेमेंट करते हैं, परचेज जब करते हैं टैक्स, तो उसको वो सेल्फ असेस बेसिस में अवेल कर सकते हैं ITC एंड वो क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सेम। उसके बाद है द क्रेडिट ऑफ ITC अवेल इन रेस्पेक्ट ऑफ supplies the tax payable whereon has not been paid by the suppliers shall be reversed along with the applicable interest। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो सेल्फ असेस बेसिस में क्रेडिट ले चुका है ITC। उसके बाद अगर वो पेमेंट नहीं करता है, एक्चुअल टैक्सेस जो भी टैक्सेस रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, मीन्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जो भी ITC है वो ऐड हो जाएगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एलोंग विद इंटरेस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे वो जब परचेज किया था तो वहाँ पे 1000 रुपीज का ITC क्लेम किया था, उसके बाद वो टैक्स पेमेंट नहीं किया। एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन जब सप्लाई करता है उसके बाद वो टैक्स नहीं पेमेंट करता है, तो उसके बाद ये जो भी ITC लिया था वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं, कितना लेते हैं 18%, तो यहाँ पे 180 रुपीज फॉर एग्जाम्पल फॉर ईयर, तो यहाँ पे टोटल उसको इतना रुपीज देना पड़ेगा, 1180 रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है, तो 1180 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद है प्रोवाइडेड Oh yeah, the said supplier makes the payment, reavail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पे बता दिया है कि अगर बाद में फ्यूचर पीरियड में अगर वो पेमेंट कर देता है तो वहां पे उसका ITC ले जाएगा, इसका ITC ले जाएगा। बट ये 180 का ITC कभी नहीं लेते क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर कोई ITC नहीं मिलता है, यहाँ पे पेनल्टी जैसा इंटरेस्ट लगा है, तो इसलिए वो जो भी
1000 के ऊपर आईटीसी बाद में वो रिक्लेम कर सकता है। ओनली जो भी आईटीसी अमाउंट वो रिक्लेम कर पाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद एक नया रूल आया है जो कि रूल नंबर था बट उसमें अमेंडेड हो गया है, जैसे रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मींस यहाँ पे अगर वैल्यू पेमेंट नहीं करते हैं तो ऊपर वाला था अगर टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये था टैक्स अगर पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, टैक्स अमाउंट अगर पेमेंट नहीं करते हैं। बट यहाँ पे अगर आप वैल्यू पेमेंट नहीं करते हैं, अगर वैल्यू यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हैं 180 डेज के अंदर, 180 डेज के अंदर अगर आप वैल्यू नहीं पेमेंट करते हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो भी वो जो टैक्स है जो आईटीसी लिया था वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ ऐड हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट वही बोला है यहाँ पे। बाद में आप जब पेमेंट कर देंगे कंसिडरेशन तो वहां पे रिक्लेम कर पाएंगे, वहां पे रिक्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बोला है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हु अवेल आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अदर देन आरसीएम को छोड़ो, आरसीएम में क्योंकि आपको पेमेंट करना पड़ता है सप्लाई के साथ, बट फेल्स टू पे दी सप्लाई, सप्लायर को अगर पेमेंट नहीं करता है तो वहां पे इंटरेस्ट के साथ वो क्या होगा, अगर वो 180 डेज के अंदर अगर वो नहीं पेमेंट करता है इनवॉइस का वैल्यू तो वहां पे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये दो सिचुएशन में नहीं लगेगा, ठीक है, ये दो सिचुएशन में नहीं लगेगा। पहला सिचुएशन है कि आपका कोई भी अगर सप्लाई हम मानते हैं विदाउट कंसिडरेशन, जो शेड्यूल 1 में बहुत सारा सप्लाई दिया है, चार्जशीट ट्राई वाला पॉइंट था, हम आपको समझाए थे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, हम वहां पे विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मानते हैं, तो वहां पे तो कंसिडरेशन ही नहीं है, क्या पेमेंट करेगा, तो इसलिए ये जो 180 डेज वाला फंडा वहां पे नहीं लगेगा, 180 डेज वाला फंडा वहां पे नहीं लगेगा। एंड दूसरा पॉइंट, एक नया पॉइंट है कि अगर जो वैल्यूएशन चैप्टर में एक सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में थे, ठीक है, क्लॉज बी में देखे थे जो कि था रेसिपिएंट का ऑब्लिगेशन था, ठीक है, रेसिपिएंट का ऑब्लिगेशन था बट सप्लायर उसको दे देता है, सप्लायर उसको दे देता है, तो वहां पे वो चार्ज कर देता है अमाउंट, ठीक है, वहां पे वो चार्ज कर देता है उसके साथ, तो इसलिए वो पॉइंट जो सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, तो वो वाला पॉइंट जहाँ पे सप्लायर्स का ऑब्लिगेशन है बट रेसिपिएंट अगर पेड कर देता है तो वो वाला पॉइंट दूसरा है कि यहाँ पे जो शेड्यूल 1 में जो भी कंटेंट दिया है तो उस सिचुएशन में हम उसको नहीं मानेंगे कि 180 वाला फंडा नहीं लगेगा, ठीक है, 180 डेज वाला फंडा नहीं लगेगा। दो सिचुएशन में, पहला तो आपका शेड्यूल 1 में जो भी कंटेंट है विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मानते हैं, एंड अपना सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में जो भी दिया है जहां पे सप्लायर्स का ऑब्लिगेशन है वहां पे नहीं लगेगा 180 डेज वाला फंडा। उसके बाद अगर सब्सिक्वेंटली वो अगर पेमेंट कर देता है तो वहां पे वो एंटाइटल हो जाएगा क्रेडिट के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे सब्सिक्वेंटली कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, पहले है 180 डेज, उसका सब्सिक्वेंटली जो ये अवेल करेगा तो वहां पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जब वो पेमेंट करेगा तो वहां पे वो अवेल कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। उसके बाद है आपका सेक्शन नंबर 37 है, सेक्शन नंबर 37 है, सेक्शन नहीं है, रूल नंबर 37 के रिलेटेड है। यहाँ पे अगर सप्लायर वो क्या नहीं करेगा, अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा, अगर सप्लायर वो कम्युनिकेट नहीं करता है किसको, रेसिपिएंट को, अगर कम्युनिकेट नहीं करता है तो वहां पे रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। कम्युनिकेट कैसे करेगा, जैसे जीएसटी 1 में कम्युनिकेट करता है या डेबिट नोट क्रेडिट नोट में वो कम्युनिकेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो वहां पे जितना भी वो कम्युनिकेट किया है उतना अवेल हो जाएगा। या आपका एक क्यूआरएमपी स्कीम है जहाँ पे आईएफएफ में भी वो कम्युनिकेट करता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में वो वहाँ पे कम्युनिकेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर इनवॉइस या डेबिट नोट हैज बीन अपलोडेड, अगर यहाँ पे सप्लायर सही से अपलोड कर देता है कहाँ पे, जीएसटी 1 या आईएफएफ में, तो वहां पे जो भी कम्युनिकेट किया है जितना अमाउंट तो वहां पे फुल आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। अदर कंडीशन तो वहां पे देखना पड़ेगा बट वहां पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा जीएसटी 1, ठीक है। बट अभी आ गया आपका सेक्शन नंबर ये जो 130, सेक्शन नंबर 38 आ गया जहाँ पे ऑटोमेटिकल कम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकल कम्युनिकेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि यार इनवॉइस अगर वो अगर नॉट अपलोडेड, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता है, मीन अपलोड नहीं करेगा किसमें, जीएसटी 1 एंड आईएफएफ में, एंड कम्युनिकेशन दिस सेम टू द रेसिपिएंट अगर नहीं करता है जीएसटी 2 भी वही है, तो वहां पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। हाउएवर द आईटीसी सो क्लेम शुड नॉट बी एक्सीड्स द एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी, तो यहाँ पे अगर टोटल आईटीसी वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये वाला पॉइंट अभी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि पहले आपका था जो 10% था और 5% वाला वहां पे मिलता था एक्चुअल जो भी क्रेडिट का, बट यहाँ पे वो वाला पॉइंट भी हट गया है, तो इसलिए इसका अभी कोई भी प्रेजेंस नहीं है एंड यूज भी नहीं है क्योंकि इसका अफेक्ट कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अगर वो कम्युनिकेट कर देता है, सिंपल बात है, अगर वो कम्युनिकेट कर देता है किसमें, अपलोड कर देता है जीएसटी 1 या आईएफएफ में, तो वहां पे रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिल जाएगा, जितना अमाउंट वो कम्युनिकेट किया है उतना आईटीसी मिल जाएगा। अगर कम्युनिकेशन नहीं किया है तो वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा, सिंपल है। इसको ऐसे ही याद रखिए, ठीक है, जितना वो कम्युनिकेशन किया है उतना मिल जाएगा, जितना कम्युनिकेशन नहीं किया उतना उसका अवेल नहीं होगा, ठीक है, उसको अवेल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका कुछ जो भी पार्ट था, अदर पार्ट, वो सब खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो देखते हैं और क्या है, और है यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 17, ठीक है, सेक्शन नंबर 17 है। तो सेक्शन नंबर 17 है अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। तो यहाँ पे अपॉर्चन कैसे करेंगे एंड ब्लॉक क्रेडिट क्या होगा। ब्लॉक क्रेडिट के लिए है आपका सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5, तो यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट वो अलग से मैं एक हेडिंग बना दिया हूँ, बट ये सबसेक्शन 5 में आता है ब्लॉक क्रेडिट। बट अपॉर्चन कैसे होगा, तो अगर कोई भी सप्लाई किया है बिजनेस पर्पज एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज, मीन वो पार्टली बिजनेस पर्पज के लिए क्या है, पार्टली अदर पर्पज के लिए किया है, तो वहाँ पे आईटीसी जो भी बिजनेस पर्पज के लिए उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, जो अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। प्रोपोर्शनेटली हम आईटीसी अलाउ हो जाएगा, नहीं तो आईटीसी अलाउ नहीं होगा। तो वही बताया है
अगर वो पार्टली बिजनेस पर्पज एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज, तो वहाँ पे आईटीसी अलाउड हो जाएगा और ट्रिब्यूटेबल टू दी बिजनेस पर्पज। तो बिजनेस पर्पज के रिलेटेड जितना उसके लिए आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे वो अगर सप्लाई करा है पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई के साथ जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर आईटीसी मिल जाता है, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर आईटीसी मिल जाता है, तो इसलिए टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई को एक ग्रुप में डाल देते हैं क्योंकि उसके ऊपर आईटीसी मिल जाता है। एंड अगर वो पार्टली एग्जाम सप्लाई के लिए एंगेज होता है तो वहाँ पे जो भी आईटीसी रिलेटेड टू दी टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए मिल जाएगा, बट आपका एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड नहीं मिलेगा। जैसे अगर देखेंगे यहाँ पे पहला है 100 रुपीज था, तो उसमें से नॉन बिजनेस के लिए कितना है एंड बिजनेस के लिए कितना है, तो बिजनेस पर्पज के लिए 60 रुपीज है एंड नॉन बिजनेस पर्पज के लिए 40 रुपीज है। तो 40 रुपीज के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा एंड 60 रुपीज के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे सेम है 100 रुपीज था, तो 100 रुपीज में टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड के लिए कितना है 70 रुपीज, तो आईटीसी मिल जाएगा। एंड बाकी जो 30 रुपीज है वो नॉन टैक्सेबल के लिए, नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट के लिए है। एग्जेम्प्ट अच्छा होगा तो एग्जेम्प्ट के लिए है, एग्जेम्प्ट के लिए है 30 रुपीज, तो 30 रुपीज के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल जितना है हम प्रोपोर्शनल उसको बांट लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आ जाता है, क्योंकि आईटीसी चैप्टर के लिए आपका एग्जाम सप्लाई में बहुत सारा सप्लाई आ जाता है ओनली फॉर आईटीसी चैप्टर, तो एग्जाम सप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप रिवर्स चार्ज बेसिस में कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो भी आ जाएगा एग्जाम सप्लाई में, से उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। और क्या एग्जाम सप्लाई में डालने का मतलब क्या है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। हम ऐसे तो नहीं मना करेंगे कि आईटीसी नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे डाल देंगे एग्जाम सप्लाई में जिससे आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, तो अगर आप ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज करेंगे तो उसके ऊपर भी नहीं मिलेगा आईटीसी, क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई में आ जाता है। उसके बाद अगर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग करेंगे सब्जेक्ट टू दी शेड्यूल नंबर 2, वही शेड्यूल नंबर 2 में हम क्लैरिफिकेशन करते हैं, बट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आपका एक होता है नेगेटिव सप्लाई है। शेड्यूल नंबर 3 में नेगेटिव सप्लाई मानते हैं सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग है एंड वही सेल ऑफ बिल्डिंग, तो ये सब आ जाते हैं एग्जाम सप्लाई में आ जाएगा आपका रिवर्स चार्ज बेसिस में जो सप्लाई सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, उसके बाद आप सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वो सब आ जाएगा, इसमें एग्जाम सप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद बैंकिंग कंपनी के पास, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ऑप्शन है, बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी के पास ऑप्शन है कि वो क्या करेगा, वो आइदर कॉम्प्लाई करेगा प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन, मींस यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली जितना वो टैक्सेबल सप्लाई एंड बिजनेस पर्पज के लिए इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए किया है उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, जो एग्जाम सप्लाई नॉन बिजनेस पर्पज के लिए उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन ले सकता है, या यहाँ पे 50% ले सकता है डायरेक्ट आईटीसी, ठीक है। 50% डायरेक्ट आईटीसी ले सकता है एंड बाकी 50% वो लास्ट हो जाएगा, बाकी 50% लास्ट हो जाएगा। तो बैंक के पास दो ऑप्शन है, तो बैंक के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो ऊपर वाला दे सकता है जितना टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई उसको सेग्रीगेशन करके वो ले सकता है, नहीं तो ये ऑप्शन दूसरा ऑप्शन 50% डायरेक्ट आईटीसी ले लेगा, बाकी 50% लास्ट हो जाएगा, मींस उसके ऊपर आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। और एक बैंक के पास एक ऑप्शन है, ठीक है। एंड ये जो ऑप्शन अगर वंस लेता है, ये 50% वाला ऑप्शन अगर कोई भी ऑप्शन अगर लेता है तो रिमेनिंग जो भी विड्रॉ नहीं कर सकता है पार्ट ऑफ द ईयर, मींस अगर कोई भी ऑप्शन लेता है आइदर ये वाला ऑप्शन या आइदर ये वाला ऑप्शन, कोई भी अगर ऑप्शन लेता है तो वहां पे वो ऑप्शन को उसको होल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको मानना पड़ेगा, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको विड्रॉ नहीं कर पाएगा। एंड अगर सेम पैन पर है बैंक का रजिस्टर्ड पर्सन तो वहां पे उसको पूरा 100% आईटीसी मिल जाएगा, मींस एसबीआई है, एसबीआई का महाराष्ट्र में जो भी एसबीआई है एंड महाराष्ट्र में अलग जगह में उसका एक ही ब्रांच है, मींस अलग अलग ब्रांच है बट एक ही एसबीआई का है, तो वो ब्रांच दोनों के बीच में जो भी सब ट्रांजेक्शन किए हैं उसके बाद जो भी आईटीसी है वो उसको 100% अवेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो डिस्टिंक्ट पर्सन में आ जाते हैं तो आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे 50% वाला नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 17 में जो अदर पार्ट था, बट जो मेन पार्ट है ब्लॉक क्रेडिट जहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता है उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी, जहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो चलो पहला पॉइंट देख लेते हैं, मोटर व्हीकल हैविंग सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13, तो कोई भी मोटर व्हीकल अगर 13 से कम है सीटिंग कैपेसिटी जिसमें ड्राइवर भी आ जाएगा तो वहां पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, मोटर व्हीकल सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है। बट यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट अगर हम उसको यूज करते हैं मीन एक्सेप्ट मीन उसको आईटीसी मिल जाएगा, अगर हम उसको यूज करेंगे किसके लिए, एसटीडी के लिए, एस मीन फर्दर सप्लाई के लिए, ठीक है, फर्दर सप्लाई के लिए मीन हमारा काम ही है, हम एक डीलर है कार में, कार में एक डीलर है, कार के ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे अगर लेस देन 10 है तो वहाँ लेस देन 13 उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, बस में मिल जाता है आईटीसी, तो यहाँ पे अगर हम फर्दर सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। या अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करेंगे मीन हमारा काम ही हम यहाँ पे भाड़े में देना है तो आईटीसी मिल जाएगा। या अगर यहाँ पे ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग पर्पज के लिए लाते हैं मोटर व्हीकल तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। मेनली आईटीसी नहीं मिलता है मोटर व्हीकल के ऊपर, बट तीन सिचुएशन में आईटीसी मिल जाएगा, एसटीडी के ऊपर, एस मीन फर्दर सप्लाई, टी मीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए एंड डी मीन ड्राइविंग पर्पज के लिए हम अगर कार परचेज करते हैं। उसके बाद वेसल एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर भी नहीं मिलेगा, वेसल एंड एयरक्राफ्ट के ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, बट एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, एचटीटीडी, ठीक है, एचटीटीडी, तो एचटीटीडी क्या है, तो पहला है वही है फर्दर सप्लाई के लिए अगर करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम इम्पार्टिंग ड्राइविंग एंड नेविगेटिंग के लिए करेंगे, क्योंकि वेसल में आपका ड्राइविंग नहीं होता है, नेविगेशन होता है। एंड एयरक्राफ्ट में क्या होता है, एयरक्राफ्ट में आपका होता है फ्लाइंग होता है, ठीक है, फ्लाइंग होता है, तो इसलिए अगर हम उसको
ड्राइविंग या फ्लाइंग पर्पज के लिए करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए करेंगे, या आपका फर्दर सप्लाई के लिए करेंगे, एंड दूसरा चीज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए करेंगे। तो एफ टी टी डी, एच मीन्स फर्दर सप्लाई के लिए, टी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, टी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, उसमें डी मीन्स ड्राइविंग पर्पज के लिए मीन्स आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली नहीं मिलता है वेसल एयरक्राफ्ट के ऊपर, बट अगर हम एच टी डी एंड एच टी डी के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जनरल इंश्योरेंस एंड सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस। तो जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस, उसके ऊपर आईटीसी मिलना या नहीं मिलना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये ऊपर के ऊपर, ये जो दोनों के ऊपर मीन्स नॉर्मली ये वेसल एंड मोटर व्हीकल वेसल के ऊपर नॉर्मली नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली उसका भी अगर ऊपर वाला पॉइंट में अगर उसके ऊपर आईटीसी मिलता है तो वहां पे उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर आईटीसी मिलेगा। जैसे ये मोटर व्हीकल एंड वेसल के ऊपर क्या होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा उसका, अगर हम रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर उसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे 3 एक्सेप्शन है एंड यहाँ पे 5 एक्सेप्शन है, ये 3 एंड 5 एक्सेप्शन के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसका जो मेन प्रोडक्ट के ऊपर अगर आईटीसी मिलता है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। अगर मेन सप्लाई के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे मोटर व्हीकल के ऊपर नहीं मिलेगा क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी अगर लेस देन 13 है, नहीं मिलेगा। वेसल एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं मिलेगा, बट एक्सेप्ट मिलेगा कब, अगर ऊपर पॉइंट के ऊपर आईटीसी मिलता है तो वहां पे यहाँ पे भी उसका जनरल इंश्योरेंस मेंटेनेंस वो भी आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है आईटीसी इज अलाउड इफ दिस सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट में आईटीसी मिल जाएगा 2% के ऊपर अगर वो इंश्योरेंस में एंगेज है, दूसरा है अगर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है। ठीक है, इंश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग में अगर एंगेज है, किसका इंश्योरेंस है, वो जो वेसल एयरक्राफ्ट मोटर व्हीकल का अगर इंश्योरेंस में वो एंगेज है आईटीसी मिल जाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग अगर करता है मोटर व्हीकल है, या वहाँ पे वेसल एयरक्राफ्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। बट जनरल इंश्योरेंस एंड आपका जो इंश्योरेंस मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, तो उसको डिपेंड करेगा कि मेन जो भी सर्विसेज के ऊपर आईटीसी अगर मिलता है यहाँ पे मिलेगा, अगर आईटीसी नहीं मिलता है तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। सिंपल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद है फूड बिवरेजेस एंड आउटडोर कैंटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक का, फूड बिवरेज, कैटरिंग उसके ऊपर नहीं मिलेगा। बट दो सिचुएशन में मिलेगा। कब मिलेगा, अगर हम उसको फर्दर सप्लाई कर रहे हैं। पहला है वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाला है पहला पॉइंट, दूसरा है अगर फर्दर सप्लाई कर रहे हैं मीन्स हमारा काम ही आउटडोर कैटरिंग है। ठीक है, हम कैटरर है तो वहाँ पे हमारा काम ही कैटरिंग प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि हमारा मेन सप्लाई ही वही है। अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो कैसे हम सप्लाई करेंगे। एंड दूसरा है अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन करता है, जैसे कोविड के टाइम बहुत सारा आईटीसी मिल जाता था। अगर कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कोई भी एक्ट अगर बोलता है, कोई भी लॉ अगर बोलता है कि वहाँ पे आईटीसी मिलना चाहिए था, तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद है मेंबरशिप ऑफ ए क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। तो मेंबरशिप ऑफ ए क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, बट आईटीसी कब मिलेगा, अगर हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर एम्प्लॉयर यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे लीजिंग रेंटिंग मोटर व्हीकल एंड वेसल एयरक्राफ्ट के ऊपर लीजिंग रेंटिंग अगर प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दो सिचुएशन में आईटीसी मिलेगा, अगर अगर वो यहाँ पे फर्दर सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, एंड दूसरा है अगर उसको हम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के लिए प्रोवाइड करें। कोई भी अगर कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ पे उसको आईटीसी मिल जाएगा। मेनली उसको लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट में आईटीसी नहीं मिलता है। उसका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर प्रोवाइड करें आईटीसी नहीं मिलता है, बट दो सिचुएशन में मिलेगा। पहला है अगर उसका हम फर्दर सप्लाई करें, दूसरा है अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत हम प्रोवाइड करें तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वैकेशन, जो कि लीव ट्रैवल कंसेशन और होम ट्रैवल कंसेशन, तो वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर कोई भी ट्रैवल बेनिफिट देते हैं एम्प्लॉय को तो वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बोलेगा तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अलग होगा तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बोलेगा तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। एंड दूसरा है अगर फर्दर सप्लाई के लिए तो वहाँ पे भी मैक्सिमम सिचुएशन में आईटीसी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन 5 मेनली यूज होता है क्वेश्चन में। उसके बाद है वार कॉन्ट्रैक्ट। वार कॉन्ट्रैक्ट मीन जो भी प्रमोटर है उसको बोलते हैं वार कॉन्ट्रैक्ट। प्रमोटर क्या करता है, कुछ सर्विसेज देता है, कुछ गुड्स भी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वार कॉन्ट्रैक्ट। वार कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज मिलके होते हैं, एंड उसको शेड्यूल नंबर 2 बताता है कि वार कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हम उसको सर्विसेज मानेंगे। तो अगर वार कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वार कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अगर देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वहां पे नहीं मिलेगा आईटीसी, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट दो सिचुएशन में आईटीसी मिलेगा, अगर हम उसको फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं वार कॉन्ट्रैक्ट को, या अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर प्लांट एंड मशीनरी है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर प्लांट एंड मशीनरी है, दूसरा है अगर फर्दर सप्लाई के लिए हम दे रहे हैं वार कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे आईटीसी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी किसको बोलेंगे, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अगर होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वहां पे आईटीसी मिल जाएगा। तो यहाँ जो भी प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे क्या होगा, जो भी सब देख रहे हैं सब कुछ प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा। जैसे
apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation और structural support. बट प्लांट एंड मशीनरी में तीन चीज नहीं आएगा, जैसे अगर देखें टेलीकम्युनिकेशन टावर, दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, तीसरा है जो भी पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो वो तीनों नहीं आएगा लैंड एंड मशीनरी में, तो सॉरी प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगा, और बाकी सब कुछ प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा। मीन्स ये तीनों के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तीन चीज क्या है, टेलीकम्युनिकेशन टावर, दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, तीसरा है आपका पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो यहाँ पे एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग अदर सिविल स्ट्रक्चर वही है, टेलीकम्युनिकेशन टावर है एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता है। दो सिचुएशन में मिलेगा, पहला है वो प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए एंड और एक है आपका वो फर्दर सप्लाई के लिए यूज होना चाहिए। एंड और एक पॉइंट भी क्वेश्चन में आता है, अगर उसको हम पीएल अकाउंट में चार्ज किए, अगर हम उसको पीएल अकाउंट में चार्ज किए हैं तो वहाँ पे भी आईटीसी मिल जाता है, क्योंकि पीएल अकाउंट में कब चार्ज करेंगे, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी होगा तभी हम पीएल अकाउंट में चार्ज करते हैं, ये क्वेश्चन में आता है। बट वही रिलेटेड ए प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड वो बता देता है क्वेश्चन में। बट कोई स्टूडेंट बोलते हैं सर पीएल अकाउंट का बात नहीं बताए हैं, बट पीएल अकाउंट के रिलेटेड नहीं आता है, वो बोलता है कि हाँ वो प्लांट एंड मशीनरी है बट वो पीएल अकाउंट में चार्ज होता है। तो आप वो डाउट नहीं रखना है, पीएल अकाउंट में चार्ज होगा तो वहां पे भी चला जाएगा आपका, प्लांट एंड मशीनरी होगा तो वहां पे पीएल अकाउंट में चार्ज हो या नहीं हो वो चला जाएगा आईटीसी मिलने के लिए। उसके बाद और एक है, अगर यहाँ पे हम इनवर्ट सप्लाईज करते हैं, ठीक है, अगर हम इनवर्ट सप्लाईज करता है बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी ऑन हिज ओन अकाउंट, देन उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है अगर हम कोई भी वार कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हमारे लिए, ऊपर वाला पॉइंट था हम अगर वार कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते थे, ठीक है, वार कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, प्रोवाइड करना है। बट यहाँ पे हम अगर वार कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारे लिए लेते हैं, ठीक है, ओन पर्पज के लिए लेते हैं, अगर ओन पर्पज के लिए लेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ओन पर्पज के लिए अगर होगा तो वहां पे एक कंडीशन हट जाता है, कंडीशन कौन सा हट जाता है, तो ये दूसरा जो पहला वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, पहला वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, पहला वाला कंडीशन फर्दर सप्लाई वाला कंडीशन नहीं मिलेगा। बट प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड आईटीसी मिल जाएगा। बट फर्दर सप्लाई के लिए अगर हम ओन वार कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारे लिए लेते हैं तो वहां पे हम फर्दर सप्लाई वाला पॉइंट नहीं लगेगा, बट प्लांट एंड मशीनरी के लिए अवेल हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन यही है दोनों पॉइंट के लिए। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद और कुछ सिचुएशन में आईटीसी नहीं मिलेगा, यहाँ पे बता रहा है कि आईटीसी कहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा और क्या है। तो यहाँ पे इनवर्ट सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो कंपोजिशन स्कीम में अगर आप कोई भी परचेज करते हैं तो वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पहले से बता के आ चुका हूँ कि एग्जिम सप्लाई कंपोजिशन सप्लाई के ऊपर कोई नहीं मिलेगा आईटीसी। उसके बाद अगर इनवर्ट सप्लाई अगर रिसीव करते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कोई भी इनवर्ट सप्लाई रिसीव करता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है, वो बाहर का बंदा है, मींस वो एक नॉन रेसिडेंट है, इंडिया को आता है बिजनेस करने के लिए 180 डेज तक, तो वहां पे उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एंड उसको ओनली मिलेगा जो भी वो इंपोर्ट करता है इंडिया में, अगर वो इंपोर्ट करेगा तो उसको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर पर्सनल कंजम्पशन होता है, पर्सनल कंजम्पशन अगर होगा तो वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बिजनेस पर्पज नहीं रहेगा। उसके बाद होगा अगर कोई भी गुड्स अगर लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, रिटर्न अप हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, गिफ्ट या फ्री सैंपल देते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके ऊपर नहीं मिलेगा, या कोई भी आप फ्री सैंपल देते हैं तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर कोई भी टैक्स पेमेंट करते हैं आज रिजल्ट ऑफ एनी टैक्सेस फाइन पेनल्टी डिमांड रिकवरी की वजह से, अगर कोई फाइन पेनल्टी देते हैं तो आप बोलेंगे उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी गलती से वजह से आप पेमेंट कर रहे हैं, बट वहां पे कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और एक क्लैरिफिकेशन है, एक पॉइंट हम देख के आए थे, लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है। ठीक है, लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है कि इस बार आया था कि वो जो लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, या ऑल जो भी एसेट के ऊपर लीजिंग अगर करेंगे आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं, वहां पे स्पेसिफिकली दिया है कि ओनली अगर लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल करेंगे तो वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो लीजिंग अगर ऑल एसेट करेंगे उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, या ओनली मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लीजिंग अगर करेंगे, यहाँ पे रहेगा मोटर व्हीकल वेसल रहेगा, ठीक है, मोटर व्हीकल रहेगा एंड दूसरा यहाँ पे अदर एसेट रहेगा। तो मोटर व्हीकल के ऊपर में यहाँ पे आपका आईटीसी नहीं मिलता है, ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अदर एसेट के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ये नहीं लगेगा लीजिंग वाला पॉइंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एसेट के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, बट मोटर व्हीकल अगर लीजिंग में लेंगे तो वहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे ओनली लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल ओनली ब्लॉक होता है, अदर कोई भी एसेट वो ब्लॉक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दो क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन ऑन आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रमोशनल स्कीम। तो जो सेल प्रमोशनल स्कीम उसके ऊपर आईटीसी क्या मिलेगा, तो पहला है फ्री सैंपल और गिफ्ट। तो फ्री सैंपल एंड गिफ्ट के ऊपर आईटीसी मिलेगा क्या, तो फ्री सैंपल मीन्स वहाँ पे हम फ्री में देते हैं सैंपल, तो वहाँ पे कोई भी कॉन्सिडरेशन नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी कॉन्सिडरेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे आईटीसी मिलेगा क्या, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि उसको हम जो रहता है आपका शेड्यूल 1 में ट्राई वाला पॉइंट 4 पॉइंट था, तो वहाँ पे विदाउट कॉन्सिडरेशन में हम उसको सप्लाई मानते हैं। तो मेनली आपका फ्री सैंपल जब देंगे तो वहाँ पे सप्लाई नहीं मानेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर वो शेड्यूल 1 में कवर होता है तो वहाँ पे उसको सप्लाई मानेगा, आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अगर सप्लाई मानेगा आईटीसी मिलेगा, अगर सप्लाई नहीं मानेगा आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सप्लाई मानने के लिए वो शेड्यूल 1 में कवर होना चाहिए।
तो मेनली गिफ्ट एंड सैंपल के ऊपर कोई भी स्कोप ऑफ सप्लाई में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर शेड्यूल 1 में आता है तो वहां पे आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। वही है। उसके बाद है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में हम उसको वहां पे बाय वन गेट वन, बाय करिए एक गेट आपको मिलेगा एक, तो वहां पे हम उसको माने कॉम्पोजिट सप्लाई देखेंगे। मेन सप्लाई जो भी होगा उसी हिसाब से जो भी एंसिलरी प्रोडक्ट है, जैसे गेट जो भी वन प्रोडक्ट उसका हम लेंगे उसी हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे बता दिया है कि आप सेक्शन नंबर 8 रेफर करिए, कॉम्पोजिट सप्लाई का जो भी ट्रीटमेंट के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट कर देना है, यहाँ पे वही बताया है। तो यहाँ पे हम इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स यूज इन रिलेशन टू द सप्लाई सर्विसेज ऑफ सच ऑफर। तो यहाँ पे वही बोला है, सेक्शन नंबर 8 रेफर करना है ये दोनों पॉइंट में। उसके बाद डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर, वहां पे भी वही है। तो इट इज क्लैरिफाइड दैट एंटाइटल टू आईटीसी ऑन सच इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स यूज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ऑन। डिस्काउंट वही वाला है, सेक्शन नंबर 8 है। तो वहां पे मेन सप्लाई अगर उसके ऊपर आईटीसी मिलता है तो वहां पे यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, अगर मेन सप्लाई के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है यहाँ पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है। तो यहाँ पे मेन आईटीसी मिल जाता है क्योंकि सप्लाई मानते हैं तो आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। सप्लाई अगर मानेगा आईटीसी मिल जाएगा। तो ये हो जाता है आपका सेक्शन नंबर 17 पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 18 को चलते हैं, जो कि है कुछ स्पेशल सिचुएशन में आईटीसी कैसे मिलेगा, ठीक है। कुछ स्पेशल सिचुएशन में आईटीसी कैसे मिलेगा, जैसे अगर देखें पहला सिचुएशन में सब्जेक्ट टू इन कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन आज में भी प्रेस्क्राइब ए पर्सन in normal registration shall be entitled to credit of ITC in respect of input held in stock, input contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax। तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन वो पहले क्या नहीं था, वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, बट अगर यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन लेता है, ठीक है। अगर कोई भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेता है तो वहां पे उसको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी मिल जाएगा, कितना आईटीसी मिलेगा, तो जितना भी जब वो लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जब वो लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि एक पर्सन है उसका टर्नओवर 20 लाख से कम था तो इसी दिन उसको 20 लाख हुआ है। तो इसका प्रीवियस डे में जो भी इनपुट था, इनपुट जो भी था प्रीवियस डे में, तो वो इनपुट कंटेंट इन स्टॉक है, सेमी फिनिश स्टॉक है या फिनिश गुड्स में जो भी इनपुट है उसके ऊपर मिल जाएगा। मीन जिस दिन वो लाइबल होता है उसका प्रीसीडिंग डे में जो भी इनपुट था उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। बट यहाँ पे कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, ओनली इनपुट के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलता है, सिंपल है। उसके बाद दूसरा सिचुएशन है कि a person who takes voluntary registration shall be entitled to take credit in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date of grant of registration। तो उसके बाद अगर कोई पर्सन उसको डर लगता है कि मैं अगर लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए बट मेरे को पता नहीं चलता है कि रजिस्ट्रेशन कब लूंगा, तो इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, डर के वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। आप अगर आपका कोई भी टर्नओवर अगर 20 लाख से भी कम है तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जब लेते हैं उसका प्रीसीडिंग डे में, इस दिन आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसका प्रीसीडिंग दिन में जो भी स्टॉक है, स्टॉक ऑफ इनपुट्स है एंड सेमी फिनिश स्टॉक में जो भी आपका इनपुट्स है या फिनिश गुड्स जो भी उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं मिलेगा कैपिटल गुड्स के ऊपर, यहाँ पे भी कैपिटल गुड्स के ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ओनली यहाँ पे इनपुट के ऊपर मिलेगा, इनपुट के ऊपर मिलेगा एंड यहाँ पे भी इनपुट के ऊपर आईटीसी मिलेगा एंड बाकी कोई भी कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद है where any registered person ceases to pay under section 10 मींस कंपोजिशन लेवी। तो कंपोजिशन लेवी वो सीज कर रहा है, मींस कंपोजिशन लेवी वो अडॉप्ट किया था बट अभी वो सीज कर रहा है क्योंकि उसका टर्नओवर 75 लाख या 150 लाख से ज्यादा हो रहा है। shall be the entitled to credit of ITC in respect of the inputs held in stock, input contained in semi-finished or finished goods in the stock and capital goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under सेक्शन नंबर 9। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर कोई पर्सन वो पहले क्या होता है, पहले वो कंपोजिशन लेवी लिया था बट अभी ये नॉर्मल लेवी लेता है, मीन्स यहाँ पे वो कंपोजिशन लेवी से नॉर्मल लेवी को आता है, कंपोजिशन लेवी से नॉर्मल लेवी को आता है, मीन सेक्शन नंबर 10 से सेक्शन नंबर 9 को आता है, सेक्शन नंबर 10 से सेक्शन नंबर 9 को आता है। तो वहां पे इनपुट के ऊपर आईटीसी उसको मिल जाएगा, इनपुट के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा जो भी प्रीवियस डे में है, जो भी इनपुट प्रीवियस डे में है मिल जाएगा। एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर भी यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा आईटीसी, तो आईटीसी कितना मिलेगा, दी प्रोवाइडेड दैट द कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम दी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे जितना भी वो आईटीसी है, जितना भी आईटीसी है उसमें से लेस कर देंगे जिस पीरियड के लिए वो कंपोजिशन लेवल लिया था, जिस पीरियड के लिए वो कंपोजिशन लेवल लिया था तो उस पीरियड को लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो भी आईटीसी रहेगा उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टोटल आईटीसी था 1 लाख, टोटल आईटीसी था 1 लाख, उसमें से कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए 2 क्वार्टर के लिए वो कंपोजिशन टैक्स पेयर लिया था, 2 क्वार्टर या 4 क्वार्टर के लिए लिया था। एंड यहाँ हम 5% लेते हैं, हर सिचुएशन में हम 5% लेंगे क्योंकि 5% यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं एंड इंस्टीट्यूट भी बताया है 5% लेते हैं पर क्वार्टर, ठीक है, पर क्वार्टर लेते हैं 5%। तो यहाँ पे कितना रिड्यूस करेंगे, तो वही 1 लाख से 1 लाख टोटल आईटीसी था, ठीक है, टोटल आईटीसी था एंड यहाँ पे भी आईटीसी वही आईटीसी है, उसमें से क्वार्टर जितना भी क्वार्टर के लिए वो कंपोजिशन लेवल लिया था वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके 5% कॉन्स्टेंट है तो कितना होगा यहाँ पे
1 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5%। तो यहाँ पे 20,000 रिड्यूस हो जाएगा जो भी कंपोजिशन टैक्स पे यूज करने के लिए। तो रिड्यूस होने के बाद जो भी 80,000 है उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा, ठीक है, उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा। सिंपल है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, पूरा सिंपल है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जिस पीरियड के लिए वो कंपोजिशन लेवल लिया था उसको तो आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अभी वो नॉर्मल लेवल को आ रहा है तो आईटीसी तो मिलेगा। तो कितना मिलेगा? तो आईटीसी मिलने के लिए जो भी कंपोजिशन टैक्स पेयर का जो भी पीरियड है उस पीरियड का आईटीसी हम लेस कर देंगे, बाकी जो भी रहेगा उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक, सिंपल है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद है, अगर कोई भी पर्सन पहले वो रजिस्टर था, ठीक है, एग्जाम सप्लाई में एंगेज था, बट अभी वो टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज हो रहा है, ठीक है, पहले वो एग्जाम सप्लाई में था बट अभी वो टैक्सेबल सप्लाई ले रहा है। Such person shall be entitled to take credit in respect of the stock or inputs contained in semi-finished goods and finished goods held in stock relating to such exempt supply and on capital goods exclusively used in the exempt supply on the day immediately preceding the date from which such supply becomes taxable। मीन्स ये जो पॉइंट है सेम है पॉइंट सी के रिलेटेड, ठीक है, जो प्रीवियस पेज में पढ़ाए थे तो ये पॉइंट के रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट के रिलेटेड है। यहाँ पे जो सी पॉइंट जो भी था वहाँ पे डी पॉइंट भी सेम है, ठीक है, डी पॉइंट सेम है, वैसे ही कैलकुलेशन होगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे पहले एग्जाम सप्लाई में एंगेज था बट अभी वो नॉर्मल को जा रहा है, नॉर्मल को जा रहा है, नॉर्मल को जा रहा है, तो इसलिए ये पहले यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 में एंगेज था बट अभी वो 9 को जा रहा है, तो वहाँ पे सेम ही है प्रोसीजर, जितना भी वो एग्जाम पीरियड के लिए था उस क्वार्टर 5% करके लेस कर देंगे, ठीक है, सेम है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। उसके बाद है पॉइंट 2 में दिया है A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of the supplier to him after expiry of 1 year from the date of issue of invoice। तो यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का 1 साल के बाद वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इनवॉइस का 1 साल के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा आईटीसी के लिए, ठीक है, इनवॉइस डेट का 1 साल के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा आईटीसी के लिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद where there is a change in the constitution of a registered person, अगर कोई भी चेंज हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहां पे ऑन अकाउंट ऑफ सेल या मर्जर या डिमर्जर या अमलगमेशन या लीज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस विद द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर लाइबिलिटीज द said registered person shall be allowed the transfer of ITC which is remain unutilized in the electronic credit ledger to such sold or merged और डिमर्ज अमालगमेटेड और ट्रांसफर बिजनेस। तो यहाँ पे अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है तो यहाँ पे ट्रांसफर और ओआर एंड यहाँ पे ट्रांसफर ये, ठीक है, ट्रांसफर ये डबल ये है तो ट्रांसफर ये, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्रांसफर कर देता है तो यहाँ पे जब ट्रांसफर कर देता है तो वहाँ पे ये कंपनी को जो भी ट्रांसफर ही कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा, इसको आईटीसी मिल जाएगा जो भी ऑन यूटिलाइज आईटीसी, जितना भी वो यूटिलाइज नहीं किया है ये ट्रांसफर और कंपनी, ये कंपनी जो भी यूटिलाइज नहीं किया है आईटीसी, जो भी आईटीसी यूटिलाइज नहीं किया है तो उसको मिल जाएगा, जो नया कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, नया कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद है, अगर यहाँ पे उल्टा है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन पहले वो ऑप्ट किए थे नॉर्मल सॉरी कंपोजिशन स्कीम या फुल्ली एग्जाम्प्ट सप्लाई, ही shall pay credit in respect of the ITC held in input or contained in semi-finished goods or stock or capital goods reduced by 5% per quarter or part of the quarter from the date of invoice on the immediately preceding the date of exercising such option the exemption and provided that after the payment of such amount the balance ITC shall be lapsed। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले वो था टैक्सेबल में था, यहाँ पे हम देख के आए थे पहले एग्जाम्प्ट में था या आपका कंपोजिशन में था, बट ये जो पॉइंट बोल रहा है 4 नंबर पॉइंट, तो यहाँ पे उल्टा है, पहले नॉर्मल में था, पहले नॉर्मल में था, अभी वो जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, एग्जाम्प्ट या आपका कंपोजिशन स्कीम को जा रहा है, एग्जाम्प्ट या कंपोजिशन स्कीम को जा रहा है, तो उसको आईटीसी देना पड़ेगा, तो आईटीसी कितना देगा, तो आईटीसी कितना देगा, उल्टा होगा, पहले था 1 लाख था, पहले 1 लाख था, 1 लाख आईटीसी पूरा ले गया था, उसमें से जो भी क्वार्टर फॉर एग्जाम्पल वही सेम है, वही 1 लाख 4 क्वार्टर के लिए वो यूज किया है नॉर्मल स्कीम तो उसको लेस कर देंगे, तो यहाँ बाकी जो 80,000 उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। अभी भी अगर कोई भी टैक्स रह जाता है, ये पेमेंट करने के बाद अगर कोई भी रह जाता है आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो वो लास्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो टैक्स तो नहीं देगा, क्योंकि कंपल्सरी स्कीम एंड एग्जाम सप्लाई में वो टैक्स नहीं देता है, तो इसलिए अगर कोई भी बच जाता है यहाँ पे आईटीसी ये पेमेंट करने के बाद तो वो लास्ट हो जाएगा, वो लास्ट हो जाएगा। उसके बाद और एक सिचुएशन है, अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल गुड्स अगर खरीदा था तो उसके ऊपर आईटीसी ले गया था, बट अभी क्या कर रहा है, अभी वो सेल कर दे रहा है, उसको सेल कर रहा है, मीन्स यहाँ पे चोरी के ऊपर चोरी, वो पहले आईटीसी ले गया उसके बाद उसको सेल कर रहा है, ठीक है, उसको सेल कर रहा है तो वहां पे उसको आईटीसी देना पड़ेगा, कितना देगा, तो ये जो अमाउंट था, ये जो 80,000 है एक अमाउंट वो देगा, और जो भी जितना अमाउंट में वो टैक्स पेमेंट किया है, ठीक है, जितना अमाउंट में वो पेमेंट किया है सेल किया है उसका टैक्स अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल वो कितना रुपीज में सेल किया है, 8 लाख में वो सेल किया है, तो 8 लाख के ऊपर 18% नॉर्मली टैक्स रेट रहता है, तो कितना होगा 8 लाख 18% करके, तो यहाँ पे रह रहा है 1,44,000, तो 1,44,000 और 80,000 हुई चली हायर, तो ऑब्वियसली ये वाला
1,44,000 हाई वाला अमाउंट देना पड़ेगा, हाई वाला अमाउंट देना पड़ेगा। अगर कोई भी टैक्स पेयर अगर वो पहले आईटीसी क्लेम किया था बट उसके बाद वो मशीनरी को सेल कर देता है, तो वहाँ पे जो भी आईटीसी है उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर करके लेस कर देंगे, जो भी अमाउंट रहेगा एक अमाउंट। दूसरा रहेगा टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन मीन्स जो भी वो सेल किया है, सेल वैल्यू के ऊपर जो भी टैक्स रहेगा, तो सेल किया है 8 लाख है, 8 लाख के ऊपर जो भी 18% है टैक्स, ये है 1,44,000 और 80,000 जो हायर है उसको टैक्स पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है जो भी आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो जाएगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, वही वाला है, रिड्यूस हो जाएगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू वही है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है 8 लाख, टैक्स है 18%, ये है 1,44,000 विच एवर इज हायर, हायर ये वाला पॉइंट है उसको इतना देना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर वो सेल कर देता है ब्रिक्स, ब्रिक्स है या मोल्ड है या डाइज है या जिक्स है, फिक्चर है, ये सब उनका जो वैलिडिटी पीरियड है 1 साल होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो भी वो आज स्क्रैप सेल करते हैं मीन्स उसका वैलिडिटी कम है, इसलिए हम उसको स्क्रैप मानते हैं। तो इसलिए जो भी स्क्रैप वैल्यू का जो वैल्यू होता है, तो जो भी टैक्स एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू उसको ही हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो ये ब्रिक्स और मोल्ड डाइज के केस में हम डायरेक्ट ये जो 1,44,000 पेमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आईटीसी लेस नहीं करेंगे, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर रिड्यूस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो भी टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू उसको हम पेमेंट कर देंगे, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन जो भी रहेगा डायरेक्टली उसको हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा सिचुएशन में लगेगा, ब्रिक्स मोल्ड डाइस एंड जिक्स के ऊपर लगेगा। ये हो गया आपका सेक्शन, यहाँ पे खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे आपका एक नया एक रूल आया था जो कि रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द आईटीसी, रूल नंबर 86B। तो 86B बता रहा है अगर कोई भी टैक्स पेयर का कोई मंथली टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा होगा, अगर मंथ का एक मंथ का टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा होगा, तो वहां पे वो क्या करेगा, जितना भी उसका है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जितना भी उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, तो उसका वो 99% दे पाएगा, मैक्सिमम वो 99% यूटिलाइज कर पाएगा। तो हमारा 3 लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लाइबिलिटी लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है उसका 99% वो मैक्सिमम यूज कर पाएगा, 100% यूज नहीं कर पाएगा, मीन 1% वो यूज नहीं कर पाएगा अगर उसका मंथली टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा होगा, 50 लाख से अगर ज्यादा होगा। एंड वो जो टर्नओवर में ओनली टैक्सेबल सप्लाई जाएगा, एग्जाम सप्लाई जीरो रेट सप्लाई नहीं जाएगा, एग्जाम सप्लाई जीरो रेट सप्लाई नहीं जाएगा, ओनली टैक्सेबल सप्लाई जाएगा। अगर टैक्सेबल सप्लाई वो क्या होगा, 50 लाख से ज्यादा अगर होगा तो वो 99% यूज कर पाएगा, 99% इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज करेगा, ई क्रेडिट लेजर से यूज करेगा, बाकी जो भी 1% है उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ई कैश लेजर से उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यूज करना पड़ेगा, ये हो गया। बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे ये वाला 99% वाला नहीं लगेगा, 99% वाला नहीं लगे अगर कोई भी पर्सन मीन्स वो हेड है, ठीक है, हेड है, जैसे वो पर्सन है, प्रोप्राइटर है, कर्ता है एचयूएफ का, या मैनेजर है, या पार्टनर है, होल टाइम डायरेक्टर है, बोर्ड है, ट्रस्टी है, तो वो अगर पेमेंट कर देता है 1 लाख आज इनकम टैक्स एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अगर वो पर्सन वो हेड है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी एचयूएफ है या पार्टनरशिप फार्म है या कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप पर्सन है, तो उसमें जो भी हेड है, जो भी हेड पर्सन है, तो वो अगर इनकम टैक्स 2 साल का 1 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहा है, इनकम टैक्स अगर 1 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहा है 2 ईयर से, तो वहां पे ये वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। एंड दूसरा है अगर वो रिफंड अगर 1 लाख से ज्यादा, यहाँ पे 2 साल हो गया, 2 साल ना, नहीं ओनली यहाँ पे अगर रिफंड वो 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट मिल रहा है उसको, रिफंड मीन्स अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसको रिफंड मिलता है, अगर रिफंड उसको मिल रहा है 1 लाख से ज्यादा है, तो वहाँ पे ये वाला लिमिटेशन उसके ऊपर नहीं लगेगा। उसके बाद ये लिमिटेशन नहीं लगेगा अगर कोई भी पर्सन उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ऑलरेडी वो अगर पेमेंट कर चुका है 1% से ज्यादा, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है 1%, क्योंकि 1% इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना है, अगर वो 1% से ज्यादा ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है तो बाकी क्या चाहिए लिमिटेशन, तो ये नहीं लगेगा। उसके बाद अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन अगर गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है या स्टैट्यूटरी बॉडी, तो वो अगर गवर्नमेंट होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी अगर होगा, तो वहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद कमिश्नर अगर चाहेगा तो वहां पे वो माफ कर सकता है, रिमूव कर सकता है ये वाला रेस्ट्रिक्शन। तो ये रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे नहीं लगेगा, अगर वो पर्सन जो भी हेड होगा वो इनकम टैक्स अगर 1 लाख से ज्यादा 2 साल के लिए पेमेंट कर रहा है, उसके बाद अगर वो रिफंड उसको मिल रहा है 1 लाख से ज्यादा है, उसके बाद अगर वो ऑलरेडी 1% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट कर चुका है, उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है या आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कमिश्नर चाहे तो उसको रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे आपका पूरा आईटीसी चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर को चलते। तो यहाँ पे आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर है, ये आपका आज का वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा एंड ये आईटीसी चैप्टर के रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे 3 लेजर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लाइबिलिटी लेजर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 49, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वही है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन नंबर 49, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 टाइप्स का लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लाइबिलिटी लेजर। मैं आपको पूरा समझा दूंगा, इससे आपका पूरा क्लैरिटी आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर एंड लाइबिलिटी लेजर क्या है। तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, हम इसको ई कैश लेजर लिख रहे हैं, ई कैश लेजर लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक
क्रेडिट लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसे क्रेडिट होगा, पहले हम क्रेडिट लेजर करेंगे, उसके बाद डेबिट। कैसे डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो पहले क्रेडिट कैसे होगा, मीन्स वहां पे कैसे डिपॉजिट होगा, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कैसे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे आप अगर कोई भी टैक्स पेमेंट करते हैं, तो टैक्स अगर पेमेंट करेंगे तो वो सेल्फ एसेस बेसिस में वहां पे क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। पेमेंट मेड इज क्रेडिटेड, क्रेडिट हो जाएगा सेल्फ एसेस बेसिस में, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कैसे क्रेडिट होगा, जो भी आप सब डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करोगे, जैसे डिपॉजिट करोगे इन इन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट या डेबिट, एंड अभी इस साल आया है जैसे यूपीआई आ गया है, यूपीआई के थ्रू अगर आप क्रेडिट कर सकते हैं, या आईएमपीएस। उसके बाद आपका और आपका रहेगा आरटीजीएस, एनईएफटी, एनईएफटी या ऑनलाइन, ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन, ऑफलाइन होगा जो कि ओवर द काउंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर, ओटीसी बोलते हैं, ठीक है। ओटीसी मैक्सिमम 10,000 होगा, ठीक है, 10,000 आप ओवर द काउंटर कर सकते हैं। तो ये इससे आपका क्रेडिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कैसे यूटिलाइज किसके लिए करोगे, तो यहाँ पे मीन्स डेबिट कैसे होगा, यहाँ पे ऊपर वाला है क्रेडिट कैसे होगा वो लेजर, एंड नीचे वाला पॉइंट 2 आई में है कैसे डेबिट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैसे आपका डेबिट होगा, ओनली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए डेबिट होगा। एंड यहाँ पे सब अमाउंट के लिए वो डेबिट हो सकता है, जैसे टैक्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट, एनी अदर अमाउंट के लिए, एनी अदर अमाउंट के लिए, ये एनी अदर अमाउंट के लिए वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर है। एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी किसको बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर कुछ नहीं है, ये दोनों को अगर मिला देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर आ जाएगा, ठीक है, ये लाइबिलिटी लेजर आ जाएगा। तो सिंपल है, यही है आपका पूरा पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर। इसको अगर समझ लेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर प्लस क्रेडिट लेजर को अगर मिला देंगे तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है, ठीक है। उसमें दोनों आइटम जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का प्लस क्रेडिट लेजर का आइटम जाता है, ठीक है। ये टोटल आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे। एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट बाय पर्सन, इंटरनेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस है, या यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो कि एनईएफटी है, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है आरटीजीएस है, या ओवर द काउंटर ओटीसी में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। थ्रू ऑथराइज बैंक 10,000 मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं, एंड वो क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये वाला ये सब हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट के बारे में यहाँ पे बोला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसेक्शन 2 में दिया है, जो भी आईटीसी है आज सेल्फ असेस इन द रिटर्न ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन शाल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो भी आईटीसी है वो रजिस्टर्ड पर्सन का वो क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। एंड द आईटीसी कैन नॉट बी सेट अप अगेंस्ट एनी इंटरेस्ट, टैक्स पेनल्टी एंड अंडर आरसीएम बिकॉज आउटपुट टैक्स एक्सक्लूड्स टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। तो यहाँ पे ये जो आईटीसी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, किसके लिए, आपका फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट या आरसीएम में अगर कोई भी अमाउंट, उसके लिए वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ओनली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूटिलाइज होता है। मीन्स यहाँ पे ओनली टैक्स पेमेंट के लिए वो यूज होता है, ठीक है। टैक्स पेमेंट मीन्स यही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूटिलाइज होता है। एंड यहाँ पे आरसीएम में भी सेटअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरसीएम आपका आउटपुट टैक्स पेमेंट में नहीं आता है, आउटपुट टैक्स पेमेंट में नहीं आता है। उसके बाद है यहाँ पे दी अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट है वो यूटिलाइज हो जाएगा कोई भी पर्पज के लिए, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी के लिए या एनी अदर अमाउंट के लिए, वो ऑल इन वन है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बट क्रेडिट लेजर अगर देखेंगे वो ओनली सेटअप होगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए ओनली वो सेटअप होगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन अमाउंट कैसे वो यूटिलाइज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैसे यूटिलाइज होगा, तो उसके लिए भी और एक डायग्राम है, जैसे उसके लिए है आईसीएस, आईसीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आईसीएस। तो आई मीन्स यहाँ पे आईजीएसटी है, यहाँ पे एसजीएसटी है एंड यहाँ पे सीजीएसटी है, एंड उसका सेम नेचर है यूटीजीएसटी, ठीक है, यूटीजीएसटी है, एंड यहाँ पे भी है आईजीएसटी है, सीजीएसटी है एंड एसजीएसटी है,
या सेम नेचर है यूटी जीएसटी है, ठीक है, यूटी जीएसटी है। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रहेगा आई, हमेशा आई रहता है, तो आई रहेगा पहला ऑर्डर, तो आई को पहले आई के लिए यूटिलाइज होगा। अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसके बाद सी या एस के साथ सेटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई का क्रेडिट सी या एस के साथ सेटअप हो सकता है, बट पूरा सेटअप होगा, पहले पूरा सेटअप होगा, उसके बाद जाएंगे सी या एस के पास जा सकते हैं। जैसे सी के पास जा सकते हैं या एस के पास। फॉर एग्जाम्पल हम सी के पास जाते हैं सेकंड ऑर्डर में, तो सी पहले सी के लिए यूटिलाइज होगा जो भी सीजीएसटी के लिए। अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसके बाद आईजीएसटी के पास आएगा, वो कभी भी एसजीएसटी यूटीजीएसटी के साथ सेटअप नहीं होगा, ठीक है। तो क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं हो पाएगा। वैसे अगर हम इसको थर्ड पॉइंट में लेते हैं एसजीएसटी को, तो वो पहले एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के लिए यूटिलाइज होगा, उसके बाद जाएगा आईजीएसटी के लिए, वो कभी भी सीजीएसटी के साथ सेटअप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के लिए, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी के लिए कोई भी ऑर्डर में सेटअप हो सकता है। उसके बाद सी या एस को उठा सकते हैं, तो सी पहले सी के लिए होगा, नहीं तो बैलेंस बच जाता है आई के लिए, एंड वो कभी भी एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। अगर कुछ भी बच जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टैक्स पीरियड को, या रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद एस जो भी रहेगा एस के लिए सेटअप होगा, अगर कुछ बच जाता है तो उसके बाद आई के पास जाएगा, वो कभी भी सीजीएसटी के साथ सेटअप नहीं होगा, एंड एसजीएसटी जो भी है यूटीजीएसटी सेम ही है। तो ये है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, यही है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मत रेफर करिए, जो भी मैं डायग्राम वहां पे ड्रॉ किया हो उसको देख लीजिए तो हो जाएगा आपका। उसके बाद द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, तो वो रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई बैलेंस रहता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में, तो वहां पे रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें ऑल लाइबिलिटीज ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन वो रिकॉर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में, तो जो भी लाइबिलिटी रहेगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एवरी टैक्सेबल पर्सन डिस्चार्ज इज टैक्स एंड अदर ड्यूज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो एक टैक्सेबल पर्सन उसका जो भी टैक्स या अदर ड्यूज कैसे वो डिस्चार्ज करेगा, मींस कैसे पेमेंट करेगा, तो उसके लिए एक ऑर्डर है। पहले हम प्रीवियस टैक्स पीरियड का देखें, कोई भी सेल पासेज टैक्स है, कोई भी अमाउंट अगर बाकी है तो वहां पे उसको पहले पेमेंट करेगा, ठीक है। पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का रहेगा, उसके बाद यहाँ पे फॉरेन टैक्स पीरियड का रहेगा जो भी उसको पेमेंट करेगा। उसके बाद अगर कुछ भी अदर ड्यूज हो वो पेमेंट करेगा, मींस पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का है, पुराना पीरियड का टैक्स पीरियड जो भी है उसका पेमेंट करेंगे, जो भी अमाउंट है। उसके बाद करेंट टैक्स पीरियड का अमाउंट जो भी है पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो भी अदर ड्यूज है वो पेमेंट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे वो रह जाएगा ओनली अगर हम करेंट टैक्स पीरियड का अगर पेमेंट करते हैं। तो इसलिए रूल है कि पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का पेमेंट करना है, उसके बाद करेंट टैक्स पीरियड का पेमेंट करना है जो भी टैक्स ड्यूज है, उसके बाद अदर ड्यूज कुछ है। तो यहाँ पे पहले हो चुका है प्रीवियस टैक्स पीरियड का, उसके बाद करेंट टैक्स पीरियड का, उसके बाद जो भी डिमांड एंड लाइबिलिटी उसको पेमेंट करेंगे, ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद है एवरी पर्सन हु वाज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अंडर दिस एक्ट अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड बाय हिम बी डीम्ड टू बी पास ऑन फुल इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स टू द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट किसको बोलते हैं, तो जिसका बेनिफिट है उसको पास ऑन होना चाहिए। मींस यहाँ पे एक्चुअल टैक्स कौन पेमेंट करता है, कोई भी रेसिपिएंट पेमेंट करता है, तो रेसिपिएंट को एक्चुअली पेमेंट होना चाहिए, जो भी बेनिफिट जब रिफंड मिलता है तो उसको पास ऑन होना चाहिए। बट यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर कोई भी दुकानदार है, तो दुकानदार जो भी यहाँ पे कलेक्ट करता है टैक्स किससे, कोई भी पर्सन से वो कलेक्ट करता है, बट वो पर्सन का हिसाब कहाँ से रखेगा दुकानदार। अगर कोई भी रिफंड मिलता है दुकानदार को, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हाँ एक्चुअली जो भी पर्सन है उसको बेनिफिट जाना चाहिए जो भी परचेज किया है, बट दुकानदार तो सबका हिसाब नहीं रखता है, जो भी लोग सब परचेज करते हैं। तो इसलिए दुकानदार सब कुछ वहाँ पे रिफंड अगर कुछ मिलता है वो रख देता है, वहाँ पे एजम्पशन करते हैं कि हाँ सही से वो बेनिफिट पास ऑन हो गया है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, मींस जिसका बेनिफिट उसके पास पास ऑन होना चाहिए। बट अगर देखेंगे एक्चुअल दुकानदार उसके पास वो कोई भी आपको रिफंड नहीं दे रहा है, बट हम वहाँ पे एजम्पशन लेते हैं कि हाँ वो रिफंड दे दिया है, क्योंकि एक्चुअली वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम मान देंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है। ये बड़ा कंसेप्ट है, फिर भी मैं आपको समझा दिया छोटे से। उसके बाद है ए रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन दी कॉमन पोर्टल transfer any amount of tax interest penalty fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger of the IGST, CGST, SGST, UTGST or cess of such transfer shall be deemed to be refund from electronic cash ledger। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगर कोई भी IGST, CGST, SGST एक्ट में है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दूसरा एक्ट का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को ट्रांसफर कर सकता है, ओनली वो कैश लेजर में ही ट्रांसफर करेगा, वो क्रेडिट लेजर में कभी भी वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, वो क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, बट कैश लेजर में जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर कर पाएगा, एंड उसको हम मानेंगे रिफंड जैसा किया है, ठीक है, रिफंड जैसा किया है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रेडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, मींस कब हम मानेंगे क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे ऑथराइज बैंक अकाउंट का जब वो हम डेट ऑफ डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो यहाँ पे हम कौन सा दिन मानेंगे कि एक्चुअली क्रेडिट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर में, क्योंकि हम कैश लेजर में डिपॉजिट करते हैं, तो कौन सा दिन वहाँ पे क्रेडिट हुआ है हम मानेंगे, जिस दिन ऑथराइज बैंक अकाउंट का क्रेडिट होता है, ठीक है, जिस दिन ऑथराइज बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है गवर्नमेंट फंड के लिए, तो उस दिन को हम मानेंगे एक्चुअली हमारा पेमेंट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी पेमेंट करते हैं सब 1-2 मिनट में हो जाता है सब कुछ, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद टैक्स ड्यूज किसको मानते हैं, तो टैक्स ड्यूज में सब कुछ आ जाएगा, जैसे टैक्स ओनली आएगा, बट ऑर्डर ड्यूज में सब कुछ आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट आ जाएगा अदर ड्यूज में, बट टैक्स ड्यूज में ओनली आपका टैक्स आएगा एंड नॉट
एनी इंटरेस्ट फी पेनल्टी नहीं आएगा, ओनली टैक्स ड्यूज में टैक्स आएगा, अदर ड्यूज में अदर सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर ऑलरेडी मैं जो वो डायग्राम में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर वही रहेगा, पहले आईजीएसटी सेटअप होगा, ठीक है, पहले आईजीएसटी का क्रेडिट सेटअप होगा, इसलिए हम एक नंबर दे दिया है इनको। तो पहले आईजीएसटी का क्रेडिट सेटअप होगा, ऑर्डर रहेगा पहले, उसके बाद आईजीएसटी फुली सेटअप होने के बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी को जाएंगे, कोई भी ऑर्डर या प्रोपोर्शन में, ठीक है, वही है, ये दोनों सेक्शन उसके बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ टॉपिक है जो कि कवर नहीं हुआ, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एनी पर्सन, ए पर्सन ऑन बिहाफ shall generate a चालान ऑन द कॉमन पोर्टल एंड प्रोवाइडेड ई चालान shall be at the common portal shall be valid for a 15 days। तो यहाँ पे कैसे हम पेमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को, तो डिपॉजिट कैसे करेंगे, हम एक कॉमन पोर्टल में एक चालान जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी पर्सन पेमेंट कर सकता है, हमारा जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है उसमें से वो एक चालान जनरेट करके पेमेंट कर सकता है, एंड वो चालान का वैलिडिटी रहेगा 15 डेज, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालान बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ओवर द काउंटर था ओटीसी था, ओटीसी के में 10,000 मैक्सिमम आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर चालान, ठीक है, ओवर द काउंटर में ओटीसी में। बट ये जो 10,000 का लिमिट नहीं लगेगा थ्री सिचुएशन में ये 10,000 का लिमिट नहीं लगेगा। जैसे अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी पेमेंट करेगा तो वहाँ पे 10,000 का कोई लिमिट नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर अगर वो रिकवर कर रहा है कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ एनी पर्सन, अगर वो रिकवर कर रहा है कोई भी ड्यूज, तो वहाँ पे 10,000 का लिमिट नहीं देखेंगे। उसके बाद अगर कोई भी ऑथराइज ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन से अमाउंट कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से कोई भी अमाउंट कलेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे नहीं लगेगा। तो 10,000 का लिमिट थ्री सिचुएशन में नहीं लगेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर पेमेंट करेगा या कोई भी प्रॉपर ऑफिसर अगर यहाँ पे रिकवर करेगा कोई भी अमाउंट, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर या कोई भी ऑथराइज ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन से कोई भी अमाउंट कलेक्ट करेगा तो वहाँ पे ये वाला 10,000 का लिमिटेशन नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीडीएस या टीसीएस का अगर कोई भी क्रेडिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। वो क्रेडिट लेजर को नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे माइनर हेड मेजर हेड, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे माइनर हेड मेजर हेड क्या है, तो यहाँ पे मेजर हेड आपका रहता है, मेजर हेड क्या है, तो मेजर हेड आपका है आईजीएसटी सीजीएसटी, ये सब है मेजर हेड। मेजर हेड है यहाँ पे आईजीएसटी है, 5 मेजर हेड है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन सेस है। एंड यहाँ पे माइनर हेड क्या है, तो माइनर हेड अगर देखेंगे टैक्स, एंड ये है माइनर हेड, ठीक है। माइनर हेड में है टैक्स, सब मेजर हेड के अंदर माइनर हेड होता है, ठीक है, सब मेजर हेड के अंदर माइनर हेड होता है। तो माइनर हेड होता है, माइनर हेड क्या होता है, यहाँ पे टैक्स होता है, इंटरेस्ट रहता है, पेनल्टी रहता है, फी रहता है, एनी अदर अमाउंट, ठीक है, अदर अमाउंट रहता है सब में, सब मेजर हेड में। सीजीएसटी में भी वही रहता है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी अदर अमाउंट। इसमें भी रहता है टैक्स इंटरेस्ट फी पेनल्टी अदर अमाउंट, ये सब हेडिंग रहता है, ये सब सब हेड रहता है। उसके बाद यहाँ पे भी रहता है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी अदर अमाउंट, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी अदर अमाउंट। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रोविजन है कि जो मेजर हेड रहता है 5 मेजर हेड है, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेल्स, एंड माइनर हेड फॉर ईच मेजर हेड में 5 माइनर हेड रहता है, जैसे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी रहता है। तो यहाँ पे एक माइनर हेड दूसरा माइनर हेड के साथ सेटअप हो सकता है, यहाँ पे वो सेटअप हो सकता है, या एक माइनर हेड ऑफ मेजर हेड दूसरा मेजर हेड का माइनर हेड के साथ सेटअप हो सकता है, यहाँ पे सेटअप हो सकता है, यहाँ पे सेटअप हो सकता है, यहाँ पे सेटअप, यहाँ पे कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वो सेटअप हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ये सब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होगा, ठीक है, सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में होगा, क्रेडिट लेजर में आपका नहीं रहता है, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं रहता है। तो ये सब कोई भी यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये इसके साथ सेटअप हो सकता है, किसके साथ वो सेटअप हो सकता है, ठीक है। एंड इस बार से प्रोविजन आ गया है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन का दो ब्रांच है, ठीक है, दो ब्रांच है, एक रजिस्टर्ड पर्सन का दो ब्रांच है, रजिस्टर्ड पर्सन का अगर दो ब्रांच है, जैसे एक्स एक ब्रांच है, वाई एक ब्रांच है, तो एक्स ब्रांच का जो भी है मेजर हेड माइनर हेड वो वाई ब्रांच का मेजर हेड माइनर हेड के साथ सेटअप हो सकता है। मींस ये जो सेटअप दो ब्रांच के अंदर भी डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन भी वो हो सकता है, रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन के बिटवीन भी हो सकता है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड पर्सन दो अगर ब्रांच होगा तो उनको बोलेंगे रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे, तो उनके बिटवीन भी यहाँ पे मेजर हेड माइनर हेड में हम सेटअप कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला है और कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे वही बोला है the amount reflected in the electronic cash ledger making for payment of tax interest penalty fee or any other amount for the prescribed manner। कैसे होगा, जो भी अमाउंट है kept in minor head wise for each major head, माइनर हेड है ये वाला टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ है, मेजर हेड है आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, एंड दिस लेजर डिस्प्ले द मेजर हेड वाइज आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी सेस, एंड ईच मेजर हेड हैज डिवाइडेड इनटू 5 माइनर हेड जो कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी है। एंड यहाँ पे वो सेटअप हो सकता है। यहाँ पे पूछा है कि एडजस्टमेंट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ऑब्वियसली
रजिस्टर्ड पर्सन कॉमन पोर्टल वो ट्रांसफर कर सकता है जो भी पेनल्टी फी इंटरेस्ट अमाउंट है टैक्स है अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू दी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर आईजीएसटी वो ट्रांसफर हो सकता है। एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के जो भी कैश लेजर को भी वो ट्रांसफर हो सकता है। डिस्टिंक्ट पर्सन का भी जो मेजर माइनर है वो भी सेटअप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं होगा, सब कुछ सेटअप हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेटअप हो जाएगा वहां पे, कोई भी दिक्कत नहीं होता है क्योंकि क्रेडिट लेजर में कुछ नहीं होता है बट कैश लेजर में सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो एक रजिस्टर्ड पर्सन का कॉमन पोर्टल में वो ट्रांसफर कर सकता है इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर नहीं हो सकता है इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट पेड एनी अनपेड लाइबिलिटी। अगर वो जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे अगर ये ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे अगर ये ट्रांसफर कर रहा है, एक्स जो भी ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो टैक्स नहीं पेमेंट किया है तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तू खुद तुम्हारा जो टैक्स वो पेमेंट कर दो ना, उसके बाद दूसरों को ट्रांसफर करोगे। अगर तुम ही आपका जो भी पेमेंट नहीं किए हैं टैक्सेस, दूसरों को कैसे ट्रांसफर करोगे? तो ट्रांसफर करने से पहले खुद का पहले टैक्स पेमेंट करो। खुद का अगर पेमेंट नहीं किए हैं टैक्स तो वहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वही है, अगर ऑनपेड लाइबिलिटी है तो वहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑनपेड लाइबिलिटी में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे सी पिन है, सीन है, बीआरएन है, ई फोकल पॉइंट है, ई एफ बी है। तो सी पिन क्या है? तो सी पिन स्टैंड्स फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सी पिन मीन्स कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये नहीं आता है फिर भी इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय टैक्स पेयर। तो ये क्रिएट हो जाता है एवरी चालान जब सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है तो वहां पे ये क्रिएट हो जाता है। एंड ये 14 डिजिट का यूनिक नंबर है एंड वो आइडेंटिफाई दी चालान, वो चालान को आइडेंटिफाई करता है। एंड सी पिन मीन्स रिमेंस वो वैलिड 15 डेज का वैलिड रहता है। ठीक है, उसके बाद सीन चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये 17 डिजिट का रहता है जिसमें 14 डिजिट है सी पिन है एंड बाकी जो 3 डिजिट है ये बैंक का कोड है। ये कब जनरेट होता है? जब बैंक पेमेंट करता है इन ल्यू ऑफ एनी जनरेटेड चालान, तो वहां पे सक्सेसफुल जनरेट हो जाता है जब बैंक पेमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद है ई एफ बी पी बी, तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच है। ये मीन्स हमारा जो ब्रांच को ऑथराइज बैंक क्या करता है? आज ऑथराइज करता है कलेक्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो हमारा जो बैंक रहता है ऑथराइज बैंक, वो कोई भी ब्रांच को वो ऑथराइज करता है कि ये कलेक्ट करने के लिए जीएसटी पर्पज के लिए। जिसको वो ऑथराइज करता है जो भी ब्रांच को, उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं, नॉमिनेट करते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। एंड ये ऑल इंडिया पैन बेसिस में होता है। ठीक है, ऑल इंडिया पैन बेसिस में होता है। उसके बाद है बीआरएन है, बैंक रेफरेंस नंबर है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट चालान, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नंबर बैंक देता है चालान के अगेंस्ट में पेमेंट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बीआरएन नंबर। एंड यहाँ पे मैनुअल या फिजिकल चालान अभी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि मैनुअल पहले था, मैनुअल या फिजिकल चालान था, बट अभी इलेक्ट्रॉनिक चालान आ गया है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल से आप इसको जनरेट कर सकते हैं एंड ये 15 डेज के लिए ये उसका वैलिडिटी रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाउ मेनी आपका चालान आर प्रीफर्ड होता है। यहाँ पे कितना चालान चलता है? तो ओनली एक ही चालान चलता है जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक चालान चलता है। ठीक है, सिंगल चालान प्रेस्क्राइब फॉर टैक्सेस पेनल्टी फी, सबके लिए एक ही चालान से आप पेमेंट कर सकते हैं। एक चालान से आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 3 4 चालान नहीं है, एक ही चालान से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मीन्स क्वेश्चन में आया था बट इसमें नहीं था प्रोविजन में, फिर भी मैं डाल दिया हूँ प्रोविजन में। हाउ डू द न्यू पेमेंट सिस्टम बेनिफिट द टैक्स पेयर एंड द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये जो न्यू पेमेंट सिस्टम है ये कैसे बेनिफिट देता है किसको? आपका जो भी टैक्स पेयर को प्लस कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स पेयर को एंड टैक्स डिपार्टमेंट को क्या हेल्पफुल होता है, बेनिफिट्स क्या है ये जो पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर या लायबिलिटी लेजर। तो पहले टैक्स पेयर को क्या क्या बेनिफिट देता है देख लेते हैं। नो मोर क्यूज एंड वेटिंग फॉर मेकिंग पेमेंट कैन बी मेड 24/7 डेज। तो यहाँ पे पहले धाड़ी में खड़ा होना पड़ता था बट अभी धाड़ी में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी ऑनलाइन पेमेंट 24 आवर पेमेंट कर सकते हैं 7 डेज में। यहाँ पे इंस्टेंट ऑनलाइन रिसीट फॉर पेमेंट मेड ऑनलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे इंस्टेंट रिसीट आ जाता है, बट अगर हम मैनुअली देखें तो वहाँ पे रिसीट 1 2 दिन लग जाता था कभी कभी। उसके बाद टैक्स कंसल्टेंट मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट के बिहाफ में यहाँ पे भी टैक्स कंसल्टेंट जैसे एडवोकेट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंट, वो भी पेमेंट कर सकते हैं। उसका सिंगल चैनल टू बी क्रिएटेड ऑनलाइन रिप्लेसिंग दी 3 4 कॉपी ऑफ चालान। तो पहले 3 कॉपी या 4 कॉपी चालान जनरेट होता था बट अभी सिंगल कॉपी चालान से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू विल बी कम अर्लियर टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी आज कंपेयर टू दी। तो पहले गवर्नमेंट का जो भी ट्रेजरी को बहुत लेट हो जाता था जब रिसीव करने के लिए, बट यहाँ पे डायरेक्टली चला जाता है गवर्नमेंट के पास पैसा। उसके बाद ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली स्पीड बढ़ गया है एंड करेक्टनेस भी बढ़ गया है, तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट मेड आफ्टर 8 PM विल बी क्रेडिटेड टू द टैक्स पेयर अकाउंट ऑन द सेम डे। तो पहले था बैंक अगर 8 PM के बाद बैंक बंद हो जाता है तो वहां पे क्रेडिट नहीं हो पाता था, जिस दिन वो पेमेंट करता था नेक्स्ट डे में वो क्रेडिट होता था। बट अभी 8 PM के बाद आप पेमेंट जब करोगे तो वो सिंगल डे मीन्स उसी दिन में आपका क्रेडिट हो जाएगा, सेम डे में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को क्या क्या बेनिफिट दिया है। तो ये रेवेन्यू विल कम अर्लियर टू द गवर्नमेंट, तो रेवेन्यू ऑब्वियसली अर्लियर चला आएगा। उसका स्पीडी अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, स्पीडी अकाउंटिंग हो जाएगा।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ ऑल रिसिप्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा ऑल रिसिप्ट का। उसके बाद वेयर हाउसिंग ऑफ ऑल डिजिटल चालान, तो डिजिटल चालान जो भी था वो वेयर हाउसिंग जल्दी हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट है। उसके बाद की फीचर क्या है, तो की फीचर कुछ नहीं है, ये दोनों को मिला देंगे तो की फीचर आ जाएगा। ठीक है, जो भी एडवांटेजेस को अगर मिला देंगे तो की फीचर आ जाएगा, कोई भी अलग सा नहीं है। फिर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं की फीचर क्या रहेगा, फीचर क्या है उसका। तो की फीचर है कि इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान फ्रॉम कॉमन पोर्टल एंड नो यूज ऑफ मैनुअल प्रिपेयर्ड चालान। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक चालान हो रहा है कॉमन पोर्टल से, कोई भी यहाँ पे मैनुअल चालान नहीं है। उसके बाद है फैसिलिटेशन फॉर टैक्स पेयर बाय प्रोवाइडिंग हासिल फ्री एनी टाइम एनीवेयर पेमेंट। तो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि हासिल फ्री आप एनी टाइम एनीवेयर पेमेंट कर सकते हैं। अभी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पेमेंट करने के लिए। उसके बाद है कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन। तो यहाँ पे कन्वीनियंस हो जाता है, इजी हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। उसके बाद लॉजिकल टैक्स कलेक्शन डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, तो यहाँ पे लॉजिकल टैक्स कलेक्शन डेटा भी चला जाता है सब कुछ। उसके बाद फास्टर रेमिटेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, वही है स्पीडी चला जाएगा अमाउंट जो भी किसको गवर्नमेंट अकाउंट्स को। उसके बाद है पेपरलेस ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली यहाँ पे पेपरलेस ट्रांजेक्शन सब कुछ चल रहा है। स्पीडी अकाउंटिंग रिपोर्टिंग हो जाता है, अकाउंटिंग क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है, डायरेक्ट वो चला जाता है सेम किसके पास, टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, टैक्स पेयर के पास चला जाता है जब आप पेमेंट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ ऑल रिपोर्ट एंड रिसिप्ट, सब कुछ रिकॉन्साइल हो जाता है, सेम डाटा चला जाता है। उसके बाद सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर बैंक, बैंक के लिए भी सिंप्लीफाइड हो गया है। उसके बाद वेयर हाउसिंग ऑफ डिजिटल चालान, तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग भी हो जाता है डिजिटल चालान। ठीक है, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट सेक्शन आ जाता है। इंटरेस्ट में आपका अमेंडमेंट आ गया है। तो जो पहले था 24% था, बट अभी 18% हो गया है। तो यहाँ पे एवरी पर्सन हु लाइबल टू पे टैक्स पे फॉल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट within the due date of payment, interest not exceeding 18% from the date of succeeding the day on which such tax due to be paid, the date of actual payment, provided that interest also payable taxes for furnishing of return after the due date under section। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर जिस दिन ड्यू पेमेंट करना था, ठीक है, ड्यू है जिस दिन पेमेंट करने का, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, ड्यू था 20 तारीख को, 20 मार्च को ड्यू था, तो आप पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअली 30 अप्रैल को पेमेंट कर रहे हैं, तो इस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% करके। ठीक है, 18% करके इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अमेंडमेंट यहाँ पे आ गया है कि पहले था आपका 24% लगता था अगर आप वहां पे आईटीसी एक्सेस क्लेम करते थे, या अगर आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी घटा देते थे जानबूझकर, तो वहां पे 24% लगता था। बट अभी ये हट गया है। तो आपका आ गया है अभी सेक्शन है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं या रॉन्गली अगर आईटीसी अवेल करते हैं या यूटिलाइज करते हैं, अगर आप आईटीसी रॉन्गली अवेल करें या यूटिलाइज करें तो वहां पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड रजिस्टर्ड पर्सन पे इंटरेस्ट रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज जो भी किया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड ये मैक्सिमम 24% हो सकता है। बट आपका एक शेड्यूल 6 है जो आपका यहाँ पे जो बजट आया था फाइनल एक्ट 2000 फाइनेंस एक्ट 2022 में, जो शेड्यूल 6 में है कि मैक्सिमम 18% लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 18% लगेगा। तो आपका सेक्शन नंबर 50 सिंपल हो गया है कि पूरा अभी 18% लगेगा। ठीक है, पूरा 18% लगेगा। पहले जो 24% था वो हट गया है, अभी 18% लगेगा। ठीक है, पहले 18% पहला सिचुएशन में अगर आप ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किए तो वहां पे लग जाएगा, और दूसरा सिचुएशन अगर आप आईटी से रॉन्गली अवेल कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं तो वहां पे भी 18% करके लग जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद कैसे आप मैनर क्या रहेगा, मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑन टैक्स। तो कैसे आप कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला है इंटरेस्ट, वही है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 50 कैसे कैलकुलेशन होगा, 18% रहेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला है अगर डिले में पेमेंट करते हैं टैक्स, डिले में अगर पेमेंट करोगे टैक्स तो वहां पे इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो अगर आप रॉन्गली अवेल करेंगे या यूटिलाइज करेंगे आईटीसी तो वहां पे आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले हम ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है अगर डिले में पेमेंट करते हैं टैक्सेस, तो वहां पे दो सिचुएशन हो सकता है। अगर डिले में फाइलिंग करते हैं जीएसटी एस पे उसको भी इंटरेस्ट लग जाएगा, या अगर डिले में आप एक्चुअली पेमेंट करते हैं, अगर रिटर्न भी फाइल करते हैं डिले में तो वहां पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा, या अगर पेमेंट करते हैं डिले में मीन रिटर्न सही से फाइल किए हैं बट डिले में पेमेंट कर रहे हैं टैक्सेस तो वहां पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट एप्लीकेबल ओनली ऑन दी टैक्स पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मीन इलेक्ट्रॉनिक जो भी कैश लेजर में जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर डिले में पेमेंट करते हैं तो वहां पे आपको देना पड़ेगा दोनों लेजर में जो भी अमाउंट है, क्योंकि आपके पास दो लेजर है, आप रिटर्न सही से फाइल कर दिए हैं, मींस दो लेजर अवेलेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर। ये फाइनल में आता है तो अंदर थोड़ा जाएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी इंटर लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम थोड़ा समझा रहे हैं। वहां पे दे देगा कि इस दिन पेमेंट करना था, वो दूसरा दिन पेमेंट किया है अलग दिन में, तो वहां पे आप इंटरेस्ट सिंपल से कैलकुलेशन कर देंगे। तो उसका पीरियड क्या रहेगा, तो पीरियड वही रहेगा जो भी फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट जब था उसका नेक्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट लग जाएगा, बोथ डेज इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, जिस दिन ड्यू डेट था उसका नेक्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट एंड बोथ डेज इंक्लूड हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रॉन्गली अगर अवेल करते हैं या यूटिलाइज करते हैं तो वहां पे आईटीसी अगर करते हैं रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज तो वहां पे लग जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कब हम मानेंगे कि रॉन्गली अवेल हुआ है, अगर आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है वो अगर फॉल हो जाता है बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल, तो रॉन्गली अवेल अमाउंट अगर जितने भी बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे आईटीसी मानेंगे कि रॉन्गली अवेल हो गया है। ठीक है, जितना भी बैलेंस है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उससे अगर ज्यादा आप अवेल कर रहे हैं तो वहां पे मानेंगे कि आप रॉन्गली अवेल कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा ऑन दैट पर्सन जो कि रॉन्गली यूटिलाइज, तो जो भी रॉन्गली यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट पीरियड क्या रहेगा, तो पीरियड हो जाएगा ड्यू डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से रॉन्गली अवेल आईटीसी टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच और पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे दो डेट है, यूटिलाइजेशन डेट से टिल द डेट ऑफ एक्चुअली पेमेंट और रिवर्सल डेट तक यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब मानेंगे, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ठीक है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग और एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग व्हिचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले किए हो तो वहां पे मानेंगे। एंड डेट ऑफ रिवर्सल या क्रेडिट कब मानेंगे, जब आप रिवर्सल और पेमेंट के लिए रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे मानेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल लेवल में ये इंपॉर्टेंट है, आपको ओनली इतना याद रखना है कौन सा पीरियड में पेमेंट करना था, कौन सा पीरियड में वो पेमेंट किया है, तो उस पीरियड के अंदर वो इंटरेस्ट लग जाएगा, 18% फिक्स इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, वही हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर कोई भी हम आईजीएसटी का क्रेडिट है तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसको, सीजीएसटी क्रेडिट को या आपका एसजीएसटी क्रेडिट को, एंड उस जो भी फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, उस फंड का अमाउंट भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। इफ द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स ड्यूज ऑफ आईजीएसटी देन देयर विल बी रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू द क्रेडिट यूटिलाइज, जो भी यूटिलाइज हुआ है तो उतना अमाउंट उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई भी आईजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा एसजीएसटी का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को, एंड उसको हम मानेंगे जैसे रिफंड मिला है, ठीक है, जैसे रिफंड मिला है वही यहाँ पे बताया है, ठीक है। वेयर एनी अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर दिस एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ऑफ द गवर्नमेंट शैल ट्रांसफर टू द स्टेट अकाउंट ऑफ द यूटी अकाउंट ऑफ द, जो भी स्टेट का अकाउंट है वो ट्रांसफर तो कर देगा, वो तो होता है बैक एंड में, एंड द अमाउंट और इक्वल टू द अमाउंट ट्रांसफर इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आज में भी प्रेस्क्राइब उसको हम रिफंड मानते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में हम ट्रांसफर कर देते हैं, बैक एंड में भी वो ट्रांसफर हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक रूल नंबर है जो कि है फॉर प्रिवेंटिंग ए रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम यूटिलाइजिंग द आईटीसी व्हिच इज अवेल फ्रॉडुलेंट मैनर। तो यहाँ पे ऑफिसर के पास पावर है, कौन सा ऑफिसर, कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर है, अगर उनको लगता है कि कोई भी पर्सन फ्रॉडुलेंटली आईटीसी अवेल करता है तो वहां पे वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके पास पावर है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो वही दिया है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो रिटर्न फाइल करके सेल्फ असेस बेसिस में अगर क्रेडिट करता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में प्रोविजनल बेसिस में, तो वहां पे कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो अगर रीजन टू बिलीव, उनको अगर लगता है बिलीव है तो वो आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज फ्रॉडुलेंटली अवेल और इनएलिजिबल ही में प्रोहिबिट दी यूज ऑफ आईटीसी, ठीक है, यूज ऑफ आईटीसी को वो फ्रॉडुलेंट मान के उसको वो प्रोहिबिट करेंगे, ठीक है, फ्रीज कर देंगे, अवेल नहीं करा देंगे। तो कब वो मानेंगे कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली वो यूज कर रहा है, ग्राउंड्स फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ द अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो वो ग्राउंड है कहाँ पे उनको बिलीव होगा कि ये ग्राउंड को देखकर उनको लगेगा कि यहाँ पे वो फ्रॉडुलेंटली यूज कर रहा है, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली यहाँ पे यूज कर रहा है। जैसे अगर कोई भी सप्लायर हु इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस और फाउंड टू बी कंडक्टिंग ऑफ एनी बिजनेस, मीन्स अगर उसको कोई भी बिजनेस नहीं है, अगर वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मीन्स उसका कोई बिजनेस नहीं है, तो वहां पे आईटीसी कैसे वो यूटिलाइज करेगा। उसके बाद कोई भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन अगर नॉट एक्चुअली रिसीव एनी गुड्स, अगर वो रिसीव ही नहीं किया है, कैसे वो आईटीसी अवेल करेगा, रिसीव नहीं कर रहा है, फ्रॉडुलेंटली यूज कर रहा है। उसके बाद अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेड टू द गवर्नमेंट टैक्स, अगर टैक्स पेमेंट नहीं करता है तो वहां पे भी वो फ्रीज कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो भी रेसिपिएंट है अगर वो फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस, अगर रेसिपिएंट ही नहीं है या सप्लायर नहीं है, अगर पेमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट को या कोई भी गुड्स एक्चुअली रिसीव नहीं किया है, या कोई भी पर्सन अगर नॉट हैविंग इनवॉइस या डेबिट नोट, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वैलिड डॉक्यूमेंट, तो 5 सिचुएशन में कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को डाउट होगा। पहला है रेसिपिएंट नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस या सप्लायर नहीं है, उसके बाद वो गुड्स एक्चुअली रिसीव नहीं किया है, या इनवॉइस नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, या गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, प्रोहिबिट कर देगा यूज करने के लिए आईटीसी, ठीक है। उसका क्लैरिफिकेशन आया था कि सर्कुलर आया था कि पहला है तो सर्कुलर फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट, ठीक है। जैसे whether any amount available in the electronic credit ledger can be used for making payment of any tax, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो यूटिलाइज कैसे होगा, तो वो ओनली यूटिलाइज होगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए, एंड एचसीएम के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, एंड कोई भी टैक्स ओनली यूटिलाइज होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वो ओनली आउटपुट टैक्स के लिए यूटिलाइज होगा, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनी अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी टैक्स पेबल अंडर रिवर्सल मैकेनिज्म, मींस आरसीएम में जो भी टैक्स वो उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, क्योंकि आरसीएम का जो भी अमाउंट है उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं बोलते हैं, तो इसलिए आईसीएम अमाउंट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है जो भी आईटीसी का अमाउंट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। उसके बाद जो भी अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी अदर देन टैक्स, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है किसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो वो कोई भी अदर लायबिलिटी के लिए यूटिलाइज होगा क्या, नहीं, वो ओनली टैक्स के लिए यूटिलाइज होगा, आउटपुट टैक्स के लिए कोई भी अदर अमाउंट के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, जैसे इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, वही बताया है, क्योंकि उसके लिए है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली under the CGST Act, IGST Act, and it cannot be used for making payment of interest, penalty, fee or any other amount के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता है। उसके बाद है whether amount available in the electronic cash ledger can be used for making payment of any liability,
तो यहाँ पूछ रहा है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट है वो यूटिलाइज हो पाएगा क्या अदर एनी अमाउंट के लिए। यस, ये ऑल इन वन है, कोई भी लाइबिलिटी के लिए ये यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी लाइबिलिटी के लिए वो यूटिलाइज हो जाएगा, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट। तो यहाँ पे आपका पूरा पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड ये नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए हम बहुत सारा वीडियो डाल रहे हैं, आगे भी बहुत सारा वीडियो आएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट